सबसे पहले तो एक आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा कोट, द ट्रेजेडी इन लाइफ डजंट लाई इन नॉट रीचिंग योर गोल। आपके लाइफ के अंदर में ट्रेजेडी वो नहीं होती कि आप अपने लाइफ के गोल तक पहुंच नहीं पाए। ट्रेजेडी तो ये होती है कि गोल ही नहीं है जहां तक पहुंच सके, क्योंकि गोल होगा ही नहीं तो पहुंचोगे भी नहीं, और ना पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं उठता अगर गोल ही नहीं है तो लाइफ में। तो फ्रेंड्स, लाइफ में एक गोल होना चाहिए कि भाई करना क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक गोल रखा हुआ है कि 130 प्लस आपको लेकर आने हैं, ठीक है, तो वो फ्रेंड्स एक गोल है। नहीं पहुंच पाए वो एक अलग बात होती है, लेकिन गोल ही नहीं होना और बिल्कुल बिना गोल के आगे बढ़ते रहना और बिना गोल के कहीं पहुंचना ही नहीं, ठीक है, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है लाइफ की। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, और जो है आप लोगों की तरफ में पोल भी आ चुका है, जल्दी से पोल में भी आंसर कर सकते हो आप लोग जी। पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के, तो आप लोग आंसर जरूर कर देंगे इसके अंदर में। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर में, तो क्रिकेट के बल्ला बनाने के लिए पेड़ की किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन और भी आप लोगों के अलग अलग एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स ये विलो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में दिया भी है कि सबसे अच्छी जो क्रिकेट की बैट बनती है आप लोगों की विलो नाम के ट्री से बनती है। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ तो आ ही चुका है, साथ ही साथ आप लोगों की एसएससी वगैरह के एग्जाम के अंदर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी वजह से आप लोगों के एग्जाम के अंदर में तो पूछा ही जाता है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत सारी जगह पे और काम आएगा आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। खिज्र खान कौन से वंश से संबंधित था? खिज्र खान, ये बता देंगे आप सभी लोग, खिज्र खान कौन से वंश से संबंधित था? खिज्र खान। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या होगा? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी या शाह डायनेस्टी? तो दिल्ली सल्तनत के अंदर में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया है। उनमें से सबसे पहला था गुलाम वंश, ठीक है, उसके बाद में आया था खिलजी वंश, तुगलक वंश, चौथे नंबर पे आया था सैयद वंश। तो ये जो सैयद वंश था इसका संस्थापक था ये, ठीक है, खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश सैयद वंश का संस्थापक था। आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में एक जगह पे दिया हुआ भी आप लोगों को ये यहाँ पर में कि सैयद वंश जो है, ठीक है, सैयद वंश खिज्र खान। यहाँ से आप लोगों का ये जो आप देख रहे हो ना, ये तुर्किश डायनेस्टी से लेकर यहाँ तक के ये जो 5 राजवंश है दूसरे से लेकर छठवें तक का आपका, इनको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत। तो चौथे नंबर पे जो है आपका दिल्ली सैयद डायनेस्टी, उसका संस्थापक था ये। चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही मुझे आप लोगों को जो है यहाँ पर मुझे मोटिवेशन मिल सके, पूरी टीम को मोटिवेशन मिल सके आप लोगों को अच्छे से पूरा सेशन करवाने में। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए बी सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चुनना है आप लोगों ने, जल्दी से बताइए जी। बिल्कुल सुषमा परवीन जी, जी जी रुचि जी, बिल्कुल। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में फ्रेंड्स की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी के अराउंड में क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको पकड़ा हुआ है। एटमॉस्फेयर ओनली कंसिस्ट ऑफ फ्यू गैसेस, बहुत ही कम गैसेस है एटमॉस्फेयर के अंदर में। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर ओनली लैंड एंड एयर, ठीक है, लैंड एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका होगा यहाँ पर में पहला वाला, ओनली ए इज ट्रू। क्यों? क्योंकि देखिए एटमॉस्फेयर जो है ना वो हमारे ग्रेविटेशन के कारण ही यहाँ पर में जो हमारी गैसेस है, ठीक है, वो हमारे पृथ्वी के अराउंड में ऐसे गोलाकार में ऐसे पूरा ब्लैंकेट की तरह घेरी हुई है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपने तरफ में खींचता है, ठीक है, ये वाला सही है आपका। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर ओनली कंसिस्ट ऑफ फ्यू गैसेस, नहीं, बहुत सारी गैसेस होती है भाई उसके अंदर में, ओनली फ्यू गैसेस बोलना ही गलत है, ठीक है, बहुत सारी भिन्न प्रकार की गैसेस है। वो बात अलग है आप लोगों का कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में 99% मात्रा में, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस है यहाँ पर में हमारे एटमॉस्फेयर में। बायोस्फीयर जो है वो केवल एयर और लैंड से नहीं, ठीक है, लैंड, एयर और क्या है आप लोगों का, लैंड, एयर और वाटर, ये याद रखना आप लोगों ने, लैंड, एयर एंड वाटर, इनके कंजंक्शन से, इनके इससे बनता है आप लोगों का, ठीक है। तो यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओनली ए इज ट्रू। कितने लोगों ने सही आंसर किया था वो हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, ब्लैंक को लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ऑफिशियल पेपर के अंदर में भी आ चुका है आपका। तो किसको लद्दाख जो है लद्दाख को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो खाप चैन के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खाप चैन के नाम से। ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है कि डू यू नो में कि लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खाप चैन, जिसका मतलब होता है स्नो लैंड, ठीक है, हिम भूमि। ये आप लोगों से मैं कभी भी पूछ सकता हूँ कि भाई खाप चैन का मतलब क्या होता है, तो हिम भूमि, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, हिम भूमि, ठीक है।
नाउ नाउ फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड एज, ठीक है, एक बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके अनुसार आप लोगों को बताना है कि इतिहास को कैसे विभाजित किया गया है। ब्रिटिश एंड मॉडर्न, एंशियंट मिडिवियल एंड ब्रिटिश, एंशियंट, हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली फ्रेंड्स एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आप लोगों का जेम्स मिल, ठीक है। जेम्स मिल जो है, इन्होंने क्या किया, इतिहास को 3 भागों में बांटा, ठीक है। उनका मानना था कि सबसे पहले जो है वो हिंदू शासक थे, तो हिंदू इंडिया उसको कहा जा सकता है। जो फिर बाद में मध्यकाल में मुस्लिम इंडिया, मुस्लिम लोग आ गए तो मुस्लिम जो है इंडिया इसको बोल सकते हैं, और ब्रिटिशर शासन कर रहे थे तो ब्रिटिश इंडिया, जो कि क्लासिफिकेशन गलत है। इनका मानना था कि ज्यादातर लोग जो है इस कालखंड में इस धर्म का पालन करते थे, स्पेशली शासक लोग, इसी वजह से इस तरीके से इसको किया जा सकता है क्लासिफिकेशन। जबकि ऐसा कभी नहीं रहा कि केवल हिंदू जो है इंडिया रहा, अलग धर्म के शासक नहीं थे। कभी ऐसा नहीं रहा कि केवल मुस्लिम इंडिया रहा या मुस्लिम धर्म के शासक थे, राजपूताना हिंदू शासक थे, दक्षिण भारत में हिंदू शासक थे, और ऐसा भी नहीं था कि ब्रिटिशर्स हमेशा रहने वाले थे। तो ये जो क्लासिफिकेशन जेम्स मिल ने किया वो गलत था। तो 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की जो पुस्तक थी, ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये पुस्तक के अंदर में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 1 के अंदर में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल के अंदर में उन्होंने डिवाइड किया था, जो कि क्लासिफिकेशन गलत था। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, बताना है आप लोगों ने, ठीक है। सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के अंदर में क्वेश्चन आया था आपका 20 दिसंबर 2021 की शिफ्ट में। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टाइम, किस चीज के ऊपर क्या क्या चीजें डिपेंड करती है वो बताना है आप लोगों ने। वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव किस चीज पर डिपेंड करते हैं। जनक शैल से क्या डिपेंडेंट होता है, जलवायु, समय। देखिए एक चीज तो यहां पर मैं फ्रेंड डायरेक्ट समझ में आ रही है कि थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कितना थिक रहेगा, मिट्टी कितनी ज्यादा मोटी रहेगी, वो डिपेंड करता है टाइम पर कि कितना समय मिला है उसको। अगर कम समय मिला होगा तो मिट्टी कम मोटी रहेगी, ज्यादा समय मिला होगा तो मिट्टी ज्यादा मोटी रहेगी। तो डी की जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगनी चाहिए आप लोगों की। तो डी की जोड़ी यहां पर में जहां जहां 3 के साथ में नहीं लगी है उसको काट दो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने आपको एक बार बताया था कि टेक्सचर और कलर, ठीक है। मान लो कि अगर आप अमेरिका में होते, ठीक है, आपका जन्म जो है वो यहाँ पर में जैक और कौन थी वो आपकी मैडम, जो भी है आप लोगों के उधर साइड में अगर आप लोगों का हुआ होता जन्म, तो आप लोग भी बहुत ज्यादा गोरे गोरे से, अभी भी गोरे ही होंगे, अब काला हम लोग काले रंग को गोरा बोल देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो होते आप लोग सफेद होते बेसिकली, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो पेरेंट जो है फ्रेंड्स उसके ऊपर में टेक्सचर और कलर डिसाइड होता है। बट हम लोग जो है इंडियन लोग हैं, अपन लोग, आप, मैं, हम सब लोग, ठीक है। तो हमारा कलर जो है उस हिसाब से, क्योंकि हमारा वंशानुवंश जो है इसी तरीके से चला आ रहा है। तो पेरेंट रॉक जो है टेक्सचर और कलर डिपेंड करता है उसके ऊपर में। तो बी की जोड़ी 1 के साथ में लगनी चाहिए आप लोगों की, और बी की जोड़ी 1 के साथ में केवल एक यहाँ पर में और यहाँ लगी हुई थी। डी को मैं ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका हूँ, ठीक है। और सी को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ। तो यहां पर मैं आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्लाइमेट की वजह से डिपेंड करता है वेदरिंग कैसी होंगी। अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। तो अगर हार्श क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा जो है कभी ठंडी कभी गर्मी ये सब बदलती रहती है, तो आपका क्लाइमेट जो है फ्रेंड्स हार्श होने के कारण क्या होगा कि वेदरिंग ज्यादा होंगी। तो क्लाइमेट, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, क्लाइमेट जो है उससे वेदरिंग डिपेंड करती है। फ्लोरा फौना मतलब वनस्पति और प्राणी जगत कितने, उससे डिपेंड करेगा कि ह्यूमस की निर्माण की दर क्या होंगी, क्योंकि जब वनस्पति या सड़ती गलती है उसी से तो ह्यूमस बनता है आप लोगों का। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स फ्लोरा फौना मतलब वनस्पति और प्राणी जगत वगैरह से जो है डिपेंड करता है कि ह्यूमस कैसे बनेगा। टाइम से डिपेंड करता है कि थिकनेस कितनी रहेंगी, टाइम से, समय से डिपेंड करता है कि कितनी मोटाई रहेंगी उसकी, क्लाइमेट से डिपेंड करता है कि वेदरिंग कितने स्पीड में होंगी, ओके। और पेरेंट रॉक से टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी, कलर, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो ये मेन जो ये 4 है फ्रेंड जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ओके। तो ये इस तरीके से आप जोड़ियां मिला सकते थे इसको, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंटोर बैरियर, निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च अवरोध के लिए सही है। रोज ऑफ ट्रीज,
प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए लगाए गए पेड़ की कतारें। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने पेड़ लगा दिए मान लीजिए, तो क्या उसको आप लोग जो है कंटोर बैरियर बोल सकते हो। ब्रॉड फ्लैट स्टीप्स आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए खड़ी ढलान पर सीढ़ियां बना देना, उसको तो आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप एक इमेजिन कर सकते हो इस तरीके से उसको कि कैसे दिखता होगा ये यहाँ पर में, कि एक पहाड़ है उसको इस तरीके से सीढ़ी नुमा आकर में काट देना यहाँ पर में। प्लफिंग पैरेलल टू कंटोर ऑफ हिल्स टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, प्राकृतिक अवरोध बनाने के लिए पहाड़ी की अपेक्षा आकृति के समानांतर जुताई करना, या स्टोन ग्रास और सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कंटोर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर में। अभी जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 46% लोगों ने इसका आंसर डी लगाया हुआ है। जो भी लोग पढ़कर आए हैं वो तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे, इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर में देखिए कंटोर बैरियर या समुच्चय अवरोध का मतलब ही होता है कि आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर में पत्थर घास मिट्टी जो है उसको लगा देते हो ताकि जो है पानी एकदम बहे ना, मतलब पानी जब बह रहा है तो उसके बीच बीच में, मतलब फसलों के बीच बीच में इस तरीके से अवरोध को लगा देना, जल एकत्र करने के लिए अवरोध के सामने खाई बना देना या अवरोध लगा देना आप लोगों का, ये कंटोर बैरियर आप लोगों का कहलाता है। ठीक है, कंटोर प्लफिंग भी इसको कहते हो आप लोग। तो स्टोन ग्रास एंड सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटोर, आकृति के साथ अवरोध बनाने के लिए पत्थर घास और मिट्टी का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राइस ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल क्लेई सॉइल, चावल जलोढ़ चिकनी मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है। बाजरा मोटे अनाज है जिन्हें कम उपजाऊ और रेतीली मिट्टी पर भी उगाया जा सकता है। और आप लोगों का यहाँ पर में कहा गया है कि कपास को अपनी वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो चावल को उगने के लिए अच्छी जो है जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है, बिल्कुल सही है। जो मिलेट्स होते हैं मोटा अनाज, जिनको भविष्य की फसलें भी कहा जाता है, वो आप लोगों की फ्रेंड्स कम उपजाऊ जमीन के अंदर में भी उग सकती है। जो लेस फर्टाइल कम उपजाऊ जमीन और सैंडी जो आपकी रेतीली जमीन होती है उस पर भी उग सकता है कम पानी के अंदर में। इसी वजह से तो इसको भविष्य की फसल कहते हैं, क्योंकि भविष्य में जब पानी की कमी होगी और उपजाऊ जमीन की कमी होगी तब इसको उगाया जा सकेगा। और कॉटन जो है उसको 210 फ्रॉस्ट फ्री मतलब कोहरा रहित या पाला रहित दिनों की और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो तीनों के तीनों सही है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, 8वें का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। जी, जो लोग पूछ रहे हैं तबियत कैसी, थोड़ा सा आज आप लोगों को लग भी रहा होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर मैं जो है अभी भी आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एज प्रॉमिस, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा आप लोगों से, और पूरा हम लोग जो है यहाँ पर मैं इसको कवर करेंगे ही। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए आप लोग पांडुलिपि और शिलालेखों के बीच में क्या अंतर है, 9वें नंबर का क्वेश्चन आपका। लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन वुड वाइल इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन पाम लीव्स। देखिए पांडुलिपियां जो होती है ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों की मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है वो आपके ताड़ पत्रों के ऊपर में लिखी जाती है, ताड़ के पत्तों पर, जबकि शिलालेख जो है वो धातु पर या फिर जो आपके हार्ड स्टोन्स होते हैं उनके ऊपर में लिखी जाती है आप लोगों की। ठीक है, तो पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पर और इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो धातु पर या फिर पत्थरों पर, धातु या फिर पत्थरों पर लिखी जाती है। तो ताड़ की पत्रियां लकड़ी पर तो हस्तलिपियां जो है लकड़ी पर तो नहीं लिखी जाती, लकड़ी पर, पत्थर भी नहीं लिखी जाती और लकड़ी पर भी नहीं लिखी जाती। किस पर लिखी जाती है? ताड़ पत्री के ऊपर में, ताड़ के पत्तों के ऊपर में, या फिर भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है उसकी छाल के ऊपर में लिखी जाती है। जबकि शिलालेख धातु पर लिखे जाते हैं या फिर आप लोगों के पत्थर पर लिखे जाते हैं। शिलालेख के अंदर में शिला में ही पत्थर आ जाता है, तो पत्थर या फिर धातु पर लिखे जाते हैं, कठोर सतह पर। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर 76% लोगों ने लगाया है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में तो आप लोग देख सकते हो कि ताड़ के पत्तों पर या भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर, ताड़ पत्री, ताड़ के पत्तों पर या फिर भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है उसकी छाल पर, भुर्ज पेड़ की छाल पर, पेड़ की छाल पर लिखा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो कठोर सतह के ऊपर में लिखे जाते हैं, कठोर सतह। ठीक है, कठोर सतह के ऊपर में आप लोगों का पत्थर या फिर आप लोगों के पत्थर या फिर आप लोग बोल सकते हो मेटल्स वगैरह के ऊपर में, उसके ऊपर में लिख सकते हैं। पैरामाउंटेसी का जो सिद्धांत है आप लोगों का, ठीक है, एस्टेट टीजीटी में भी आया था और एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी मतलब कि अंग्रेज जो है वो बड़े हैं और बाकी सारे के सारे जितने भी राजा महाराजा है भारत के, वो अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। अंग्रेज
पैरामाउंट रहेंगे, सर्वोपरि रहेंगे सभी लोगों से, ये होता है पैरामाउंटेसी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी इसको कहा जाता है। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी जो है ये आप लोगों को बताना किसने लेकर आया था, वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों का, जो अक्सर एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं। ठीक है, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वो लेकर आए थे। एक्चुअली दो हेस्टिंग्स हुए, एक को वॉरेन हेस्टिंग्स बोल देते हम लोग और एक को लॉर्ड हेस्टिंग्स, शॉर्ट नॉर्मल सा लिख देते हम लोग। तो एनसीईआरटी के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, जो सेकंड वाले जो हेस्टिंग्स थे उनके लिए। वॉरेन हेस्टिंग नहीं लिखा गया उनके सामने। तो 1813 से 1823 के बीच में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि ये गवर्नर जनरल थे और इन्होंने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी जो है वो इनिशिएट की थी। मतलब भारत के अंदर में जो राजे रजवाड़े हैं उनको अंग्रेजों को अपना बॉस मानना पड़ेगा, ये वाली बात यहां पर में की गई थी पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी के अंदर में। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, ये बता दीजिए आप लोग जल्दी से सभी लोग। अमन बरार जी, वो जल्दी ही आपके इसमें आ जाएगी, बहुत जल्द आपके तक पहुंचेगी वो। तो फ्रेंड्स, खजुराहो के जो मंदिर है ये आप लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर में जो है खजुराहो का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है आप लोगों का। ठीक है, तो उसके अंदर में आपको चंदेला राजवंश जो थे उन लोगों ने इसका निर्माण करवाया था। इवन जो है आप लोगों को कंदारिया महादेव टेम्पल, ये जो कंदारिया महादेव टेम्पल है ये भी खजुराहो के मंदिर परिसर के अंदर में ही देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो चंदेला राजवंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था मध्य प्रदेश के अंदर में, खजुराहो के मंदिरों का। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका सत्रिया, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इसको आप लोगों को जोड़ी लगानी है, जल्दी से लगाइए आप सभी लोग। अस्मिता जी बोल रहे हैं कि सर मेरा आपके घर कहाँ है, नागपुर में आई हूँ मैं, नागपुर में। अच्छा, चलिए आप नागपुर में आए हो, इसी वजह से शायद मौसम इतना प्यारा प्यारा सा हो रखा है। ठीक है, वो नदीम शाद का एक शेर था ना कि सब परिंदे चहकने लगे, हर शजर मुस्कुराने लगा, हर परिंदे चहकने लगे, हर शजर मुस्कुराने लगा, आप आए जो घर पे मेरे, मेरा घर मुस्कुराने लगा। तो वही वाली बात है शायद। चलिए सत्रिया, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो सत्रिया डांस जो है फ्रेंड्स ये आसाम का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आसाम में सत्रिया डांस। तो एक ही जोड़ी 4 के साथ लगनी है आप लोगों की और एक ही जगह पे लगी है और आपका आंसर फिनिश हो गया यहाँ पर में। मोहिनी जो है फ्रेंड्स केरला की है, मोहिनी केरला, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी ये याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों का मोहिनीअट्टम और आप लोगों का कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली केरला की है, तो मोहिनीअट्टम भी हो जाएगा आपका। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है आप लोगों का, सी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। कथकली जो है आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, कथकली की अगर हम लोग बात करेंगे, कथकली, ठीक है, तो कथकली आप लोगों का केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी आधी पकी हुई है, तो आंध्र प्रदेश से आप लोग ऐसे याद रख सकते हो उसको। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, पूरा का पूरा प्लीज इसको एक बार ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का आपको बताना है कि प्राचीन भारत में किस जानवर का उपयोग आमतौर पर खेती के लिए नहीं किया जाता था। प्राचीन भारत के अंदर में DSSS भी TGT में भी आया था और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये। तो प्राचीन भारत के अंदर में, ठीक है, घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि घोड़ा जो है फ्रेंड बहुत बाद में आया भारत के अंदर में। ठीक है, तो घोड़े का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता था, ये याद रखेंगे आप लोग। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप देख सकते हो अलग अलग जानवर है जिनका इस्तेमाल किया जाता था अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, अनाज और हड्डियाँ जो है आप लोगों की किस किस की मिली है, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी मिले हैं मेहरगढ़ के अंदर में। चावल, खंडित जानवरों की हड्डियाँ मिली है कोल्डी हवा में। चावल और मवेशियों के अवशेष महागारा के अंदर में मिले। गेहूं और दाल गुफरकाल के अंदर में मिला है, लेकिन घोड़े के अवशेष आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नाउ आपको बताना है कि हमारे
जो है ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है आपका मैप्स करके, उसमें एक बात कही गई है कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, इनको अलग अलग कलर से दिखाया जाता है। तो कौन से कलर से किस किस चीज को दिखाया जाता है आप लोगों का? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन में दिखाऊँ तो जो जो वाटर बॉडीज होती है आप लोगों की, जो पानी होता है, जलाशय होते हैं, उनको ब्लू कलर से, नीले कलर से दिखाया जाता है, ठीक है। जो माउंटेन्स होते हैं आप लोगों के, उनको ब्राउन कलर से दिखाया जाता है, ठीक है, भूरे रंग से, जो पर्वत होते हैं मैप के ऊपर में। जो पठार होते हैं आपके थोड़े ऊंचाई के ऊपर में, समुद्र से ज्यादा ऊंचाई के ऊपर में पठार होते हैं, जैसे दक्कन का पठार वगैरह, उनको येलो कलर से दिखाते हैं। और जो प्लेन्स होते हैं, मैदानी इलाके या घास के मैदान, उनको ग्रीन कलर से दिखाते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि जो माउंटेन्स है आप लोगों के, उनको किस कलर से दिखाया जाएगा? प्लेन्स को, प्लेन्स जो है उनको दिखाए जाते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। और प्लेटू जो होते हैं आप लोगों के, उनको दिखाया जाता है फ्रेंड्स येलो कलर से, और माउंटेन को ब्राउन कलर से। तो ये उल्टा सीधा दिया हुआ है, तो केवल तीसरा वाला सही है आपका, केवल तीसरा वाला सही है। तो आंसर इसका होना था आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। 39% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। अरब के लोग गए थे या चीन के लोग गए थे? दोनों ही गए थे, दोनों का ही प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अहद मसूरी जी आपका केरल के अंदर में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आपका। ये इसको थोड़ा सा याद रखना, ब्लू कलर से वाटर बॉडीज दिखाई जाती है, ब्राउन कलर या फिर भूरे रंग से पर्वत दिखाए जाते हैं, पीले रंग से पठार और हरे रंग से मैदानों को दिखाया जाता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला तथा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पीर पर्वत श्रृंखला आप लोगों की, ठीक है, तो काराकोरम जो है ये सबसे ऊपर में है भारत के अंदर में, लद्दाख के अंदर में और कश्मीर के अंदर में। आप देख सकते हो सबसे ऊपर में काराकोरम रेंज है आप लोगों की, ठीक है। और दूसरा आप लोगों से पीर पंजल कहा है आप लोगों से, तो पीर पंजल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर में। इसके बीच में दो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, लद्दाख और झांसकर, लद्दाख और झांसकर। तो कल जाएंगे पीडीएस लेने, इसकी एक ट्रिक है कि काराकोरम कल, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जाएंगे से झांसकर है, और पीडीएस पीर पंजल, धौलाधर और शिवालिक, ठीक है। तो कल जाएंगे पीडीएस लेने से, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जाएंगे से झांसकर और प से पीर पंजल। तो ल और जाएंगे मतलब लद्दाख और झांसकर रेंज है आप लोगों की इसके बीच में। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, झांसकर माउंटेन रेंज एंड पामीर माउंटेन, शिवालिक, ठीक है, झांसकर और लद्दाख। यहाँ डी में दिया हुआ है झांसकर और लद्दाख, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, झांसकर और लद्दाख रेंज। कल जाएंगे पीडीएस लेने, इसकी ट्रिक है आप लोगों की, ठीक है। चलो, तो ये आप लोग देख सकते हो इसको। इसके अलावा जो है फ्रेंड, संगम काल के महाकाव्य सिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई कौन सी भाषा में लिखे गए थे? जल्दी से बताइए इसका आंसर। संगम काल के महाकाव्य सिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई कौन सी भाषा में लिखे गए थे? पाली, ठीक है, डेमोनियक, संस्कृत या तमिल? तो तमिल भाषा के अंदर में लिखे गए थे। ये तमिल संगम काल के अंदर में लिखे गए, मतलब तमिल भाषा में। संगम काल में जितनी भी रचनाएं हैं वो आपकी तमिल भाषा की है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिल भाषा की है सिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? मानचित्र, मानचित्र जो है फ्रेंड्स, उसके अंदर में क्या क्या चीजें होती है आप लोगों की? तो मानचित्र के अंदर में आप लोगों को जो है सिंबल्स दिखाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रतीक चिन्ह उसमें दिखाए जाते हैं। अलग जो है डिस्टेंस कितना है दो जगहों के बीच में, वो दिखाया जाता है आप लोगों का। डायरेक्शन दिखाई जाती है। बट मानचित्र का आकार कितना है, छोटा मानचित्र है या बड़ा मानचित्र है, आपने छोटे साइज में उसको प्रिंट किया है, बड़े साइज में प्रिंट किया है, उसका साइज कितना है, वो उसका जो है कोई पैमाना नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो साइज जो है वो उसका पैमाना नहीं है। यहाँ पर मैं तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे आप लोग कंपोनेंट्स ऑफ मैप के अंदर में। डिस्टेंस है कि दो जगहों के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो मैप पे दिखाना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में है, पता चले कि आपका दिल्ली जो है वो उत्तर भारत में और आप मैप में दिखा रहे हो दक्षिण भारत में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। और सिंबल, क्योंकि सिंबल्स से जो है फ्रेंड्स चीजें समझ में आती है कि कौन सी चीज कहां पर में है। लेकिन साइज आपका मैटर नहीं करता मैप के अंदर में कि कितना बड़ा मैप है आप लोगों का, कि आपने बहुत बड़ा टेबल के आकार का मैप बनाया है या बुक के अंदर में एक पेज में मैप बना लिया आप लोगों ने,
ठीक है, तो साइज जो है वो उसका मानचित्र का घटक नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये आप लोगों का, तो एनसीईआरटी के अंदर में बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ओके, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरिता की रचना करने वाले कवि अश्वघोष की शासक के दरबार में रहते थे। तो बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? बुद्ध अश्वघोष ने की थी। अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और किसके दरबार में, कौन से शासक के दरबार में रहते थे? अशोका, बिंदुसार, कनिष्क या गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो अशोका, बिंदुसार, कनिष्क, किसके? तो कनिष्क के दरबार में थे ये। आपका ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, बुद्ध चरिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आप सभी लोगों से, ठीक है। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बुद्ध चरिता की रचना किसने की? अश्वघोष ने। अच्छा, कौन सी भाषा में की थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। मार्क माय वर्ड, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। मुझे बस कल तक का समय दीजिए, कल जैसे ही मैं ठीक होता हूँ ना, मैं आप लोगों को इसी के ऊपर में जो है और बहुत सारे जो है एक्स्ट्रा पॉइंट जो बन सकते हैं वो भी आप लोगों को कराऊंगा। आज थोड़ी सी सेहत ध्यान साथ नहीं दे रही है, बट बहुत सारी जो है और भी चीज़ें जो मुझे बतानी थी आप लोगों को इसके अंदर में, बट उसके अंदर में हम लोग और करेंगे इसको, ठीक है। संस्कृत, तो कनिष्क जो है उनके दरबार में थे अश्वघोष। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अश्वघोष जो है फ्रेंड्स, ये जो कनिष्क थे आपके, ये महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ये भी महायान, मैं इसलिए बता रहा था आपको, ये महायान बुद्धिज्म से फॉलो करते थे। ये एनसीईआरटी में नहीं है कनिष्क वाला महायान बुद्धिज्म का, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना है कि जो हर्षवर्धन थे वो भी महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो कनिष्क जो कि ईस्वी सन जो है 78 एडी के है, 78 एडी के अंदर में उनका राज्याभिषेक हुआ था। और फिर 7वीं शताब्दी में जो हर्षवर्धन आए थे, दोनों के दोनों महायान बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे। मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 19वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो मुस्लिम लीग जो है फ्रेंड्स, उन्होंने, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था कौन से तारीख को? बट मैं इसमें एक और क्वेश्चन आप लोगों को जोड़ना चाहूंगा कि 16 अगस्त 1946 को जोड़ा था, बट कौन से वाले प्लान के फेल होने के बाद में, कौन सा प्लान था जो फेल हो गया था, उसके बाद में उन्होंने किया था? ये क्वेश्चन हाई लेवल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप लोगों को जो है सीटेट के बाद में जॉब लगाने में आप लोगों की मदद करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आया था आपका कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान जो है फ्रेंड्स, ये आया था मार्च 1946 के अंदर में, 1946 के अंदर में आया था, जिसके अंदर में कैबिनेट के 3 मंत्री आए थे आप लोगों के, मेन वाले 3 कैबिनेट के मंत्री, ब्रिटेन की कैबिनेट के मंत्री। उन्होंने प्लान रखा था कि भारत का पार्टीशन नहीं होगा, भारत का बंटवारा नहीं होगा। उसके विरोध में उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, जिसमें दंगा फसाद वगैरह बहुत सारी चीजें हुई थी इस दिन, जिसके वजह से बाद में जाकर भारत का बंटवारा जो है वो करना ही पड़ा अंग्रेजों को जबरदस्ती जाकर। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन फेल हो जाने के कारण, ये कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी थी, इसी वजह से उन्होंने इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये आप लोगों को देख सकते हो, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया और उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़के और कई दिन तक चलते रहे, और ये दंगों के अंदर में फ्रेंड्स हजारों लोग मारे गए 1947 तक, और ये दंगे पूरे उत्तर भारत के अंदर में फैल गए थे। बहुत ही व्यापक तौर पर आप लोगों को इसका प्रभाव देखने के लिए मिला, और ये प्रभाव के कारण ही भारत का बंटवारा हुआ था। तो 16 अगस्त 1946 को जो है ये दिवस मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है? घूर्णन गति का मतलब क्या होता है? रोटेशन, ठीक है, घूर्णन। बताइए, घूर्णन गति सबसे अधिक है। लाइव क्लास में ऐड देखिए, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो यूट्यूब डालता है यार, यूट्यूब को जाके बोलो। ऐड यूट्यूब ने डाला है, यूट्यूब को बोल सकते हो आप, यूट्यूब डालता है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, घूर्णन की गति जो है सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक गति से जो है अपना एक चक्कर लगा लेता है यहाँ पर में, ऐसा फट 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 ऐसा घूम के गोल आ जाता है और एक दिन कंप्लीट। ये है आपका जुपिटर, ठीक है। जुपिटर जो है सबसे स्पीड में घूमकर आ जाता है यहाँ पर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुपिटर। तो जुपिटर का एक दिन जो है वो आप लोगों का 9 घंटे 55 मिनट 30 सेकंड के अंदर में खत्म हो जाता है, जबकि पृथ्वी पर यही समय कितना होता है आप लोगों का? ठीक है, करीब करीब 24 घंटे लगते हैं, करीब करीब
इसको हम 24 घंटे मान सकते हैं ना, लगभग लगभग, ठीक है। तो ये 24 घंटे के लगभग का जो है हमारा एक समय, एक दिन होता है, लेकिन 9 घंटे 55 मिनट के अंदर में ही वो अपना एक पूरा चक्कर लगा के दिन खत्म कर लेता है, रोटेशन उसका खत्म हो जाता है। अच्छा, सबसे लंबा समय कौन लेता है? आप लोग बताओ मेरे को यहां पर मैं देखकर, सबसे लंबा पीरियड ऑफ रोटेशन किसका है? सबसे लंबा मतलब सबसे ज्यादा समय लगाता है वो, बताइए जल्दी से। सबसे ज्यादा समय कौन लगाता है एक दिन कंप्लीट करने में? चोल शिलालेख तिरुन्नामट्टुकानी को ब्लैंक के रूप में वर्णित करते हैं। तिरुन्नामट्टुकानी, मेरे को बड़ा मस्त लगता है ये शब्द, ही बोलने में कितना मस्त लगता है ना। आप लोग बोल के बताओ, ठीक है। तिरुन्नामट्टुकानी, ठीक है। पल्ली चंदनम, कितना प्यारे प्यारे शब्द है, स्वीट स्वीट से। जी, तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का अगर हम लोग बात करें तिरुन्नामट्टुकानी की, तो तिरुन्नामट्टुकानी को ही आप लोग देवदान के नाम से भी जानते हो। तो ऐसी भूमि जो आप लोगों की टेम्पल्स को दान में दी जाती थी, उनको जो है देवदान या तिरुन्नामट्टुकानी कहा जाता था। इसको देवदान भी कहते थे आप लोग, देवदान, ठीक है, देवदान भी इसको कहा जाता था। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो देवदान या तिरुन्नामट्टुकानी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का टेम्पल्स को दान में दी गई भूमि होती थी। और पल्ली चंदनम जैन इंस्टीट्यूशंस को, एक बार बोल के बताओ सभी के सभी लोग। और जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बता सकूं। मेरे को सारे के सारे बच्चे, ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे बताओगे कि वेलन वगाई का मतलब क्या होता है। हर एक बच्चा यहां पर मैं पढ़ेगा और मेरे को कमेंट में करके बताएगा, एक एक बच्चा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना फ्रेंड्स कि थोड़ा भी अगर आप लोगों के लिए कुछ किया है टीचिंग परीक्षा ने, ये लिख कर बताओ यहाँ पर मैं वेलन वगाई वाला। सभी लोग लिखेंगे वेलन वगाई क्या है आप लोगों की, ठीक है, वेलन वगाई, ठीक है। सभी लोग लिखिए वेलन वगाई किसको दान में दी जाने वाली भूमि थी आपकी। हर एक बच्चा यहां पर में लिखेगा, बहुत ज्यादा काम आएगा फ्रेंड्स, एक एक मार्क्स आपको आगे बढ़ाएगा आप लोगों की सफलता की तरफ में। वेलन वगाई तो किसको दी जाती थी? गैर ब्राह्मण किसानों को दी जाने वाली भूमि थी ये वेलन वगाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन ब्राह्मण किसानों को, गैर ब्राह्मण किसानों को दान में दी जाने वाली भूमि वेलन वगाई कहलाती थी। एस्टेट में आ चुका क्वेश्चन है वो। सैयद राजवंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? ठीक है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। खलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी या तुगलक डायनेस्टी। जस्ट बाद, सैयद वंश के जस्ट बाद में किसने शासन किया है? तो सैयद वंश जो है ना फ्रेंड्स, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, चौथे नंबर का वंश था। तो उसके बाद में पांचवें नंबर का वंश था, पांचवें नंबर का वंश, और वो था आपका लोधी वंश, पांचवें नंबर का सबसे लास्ट के अंदर में, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो लोधी जो सैयद वंश है, उसके तुरंत बाद में सैयद वंश के खिजर खान ने जिसकी स्थापना की थी, उसके जस्ट बाद में लोधी वंश आया था, ठीक है। बहलूल लोधी ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, आखिरी वंश, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखेंगे, मैं चाहे कितना भी एफर्ट्स लग जाए। तो सैयद वंश के तुरंत बाद जो है फ्रेंड्स, लोधी वंश जो है, आपको याद रखना है यहाँ पर में, लोधी वंश जो था उसने शासन किया था, ठीक है। लोधी वंश ने शासन किया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, लोधी वंश ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है, लोधी वंश ने शासन किया है। मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? ये आप लोगों का AWES की एग्जाम के अंदर में भी आया था, ठीक है, AWS में भी आया था और NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी बताइए। देखिए, यहूदियों ने जो है केरल के अंदर में नहीं आए थे, अरबी आए थे, अरेबिक लोग। दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। देखिए, मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? तो मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है जहांगीर के समय काल को। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, जहांगीर जो है वो एक नंबर का पियक्कड़ था, ठीक है, जहांगीर। लेकिन उसको पेंटिंग का बड़ा शौक था, मतलब कि जो लोग पी लेते हैं ना, जो बहुत ज्यादा पीने वाले लोग रहते हैं, वो शायद से कलाकार भी रहते हैं यहाँ पर में। वो देवदास भी था ना आप लोगों का, देवदास, वो भी कलाकार था, पेंटिंग वेंटिंग बनाने का शौक था उसको। तो ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर जो है इतना मस्त, खुद उसको पेंटिंग आती थी, ठीक है, पेंटिंग आर्टिस्ट था, पेंटर नहीं था। मैंने एक बार क्लास में कह दिया कि जहांगीर जो है पेंटर था, तो वो एक मैडम थी क्लास के अंदर में, वो नाराज हो गई, सर पेंटर मत बोला करो, आर्टिस्ट बोला करो, मेरे हस्बैंड भी आर्टिस्ट है सर। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, ठीक है, आर्टिस्ट बोलेंगे उनको, पेंटर नहीं बोलेंगे। हम लोग तो यार, मैं पेंटिंग करता था तो हमारी पेंटिंग की क्लास होती थी, हम नहीं कहा कभी आर्ट की क्लास है भाई, पेंटिंग की क्लास है, ड्राइंग की क्लास है, हम लोग ऐसे ही कहते थे, ठीक है। तो आर्टिस्ट था भाई वो तुम्हारा जहांगीर जो है, आर्टिस्ट था, ठीक है। पियक्कड़ बोलने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? किसी के भाई, किसी कोई खुद मैं सर मैं पियक्कड़ हूँ, मेरे को पियक्कड़ मत बोलो, ऐसा तो कोई नहीं है, ठीक है। चलो, नहीं तो पता चले कि सर मैं पीता हूँ, सर पियक्कड़ मत बोलो मेरे को, ठीक है।
उसके लिए कोई दूसरा शब्द सुझा देना। पियक्कड़ था, बहुत ज़्यादा शराब के नशे में धुत रहता था हमेशा, बचपन से ही बहुत ज़्यादा पीने की लत लग गई थी उसको। छू कर बता देता था ऐसा, जो है ना पेंटिंग को छू कर बता देता था यहाँ पर मैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं, मेरा घोड़ा ऐसा बनता है, ठीक है, हमेशा, अभी चौथा पैर, ठीक है, तो ऐसा वो छू कर बता सकता है। अब स्मार्ट बोर्ड पर नहीं, पेंटिंग और इस पे छू कर बता देगा ये दानिश सर ने बनाई है करके पेंटिंग, ओके। तो छूकर बता देता था वो कौन सी पेंटिंग है। तो जहांगीर के समयकाल को जो है वो मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड, निम्नलिखित में से दिए गए कोड का उपयोग करके भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्षों का चयन कीजिए। ये एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी TRE, ठीक है, 2.0 में भी आया था, और इससे इजी क्वेश्चन आया था। मैं आप लोगों को हाई लेवल एग्जाम के लिए, हाई लेवल के लिए प्रिपेयर करवा दे रहा हूं आप लोगों का। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 1400 प्लस लाइव। हम लोग 1500 के बहुत ज्यादा पास में है, लाइक्स एंड लाइव दोनों के। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए, तो BN राव, HC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी, GV, ठीक है, मावलंकर। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं ना अब आप लोगों को सारी चीजें बता देता हूँ, इतना खर्चा हो गया और आप लोग इतना प्यार से पढ़ रहे हो ना, तो मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। तो BN राव जो है फ्रेंड्स, ये सलाहकार थे, सलाहकार, कहा के सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार थे। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, ठीक है, ये लोग जो है फ्रेंड्स क्या थे, हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का GV मावलंकर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये हमारे भारत की पहली, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, हमारे भारत की जो फर्स्ट लोकसभा है उसके स्पीकर थे, फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। और ये क्वेश्चन आप लोगों का रीट में आया था, रीट 2021 के अंदर में, रीट 2021 में। लीजिए, आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पर में, रीट 2021 के अंदर में। BN राव वाला क्वेश्चन तो मल्टीपल एग्जाम्स में आ चुका है, और ये उपाध्यक्ष वाला HC मुखर्जी वाला क्वेश्चन जो है वो TRE 2.0 में आया था, TRE 2.0 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे के सारे आपके, ठीक है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर, सभी लोग लिख लीजिए, लोकसभा के पहले स्पीकर। अच्छा चलो, अभी इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, और आप इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? फर्स्ट जनरल इलेक्शन, मेरे को सभी लोग बताएंगे पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था। अभी कल से एक नया साल लग जाएगा आप लोगों का, और कल के बाद में 2024 में हमारे भारत में जनरल इलेक्शन है। आपको बताना है कि पहला जनरल इलेक्शन कौन से साल में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 1951, ठीक है, से लेकर 1952 तक, ठीक है, ये जनरल इलेक्शन हुआ था। 51-52 में भाई पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए क्या करूं, वैसा ही वाला काम था। पहली बार जनरल इलेक्शन है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लंबा समय लगा। 1951 से 1952 तक का समय काल लगा है आप लोगों को, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। 1951 से 52 तक का समय काल लगा था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, BNCR करेक्ट। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये क्या बला है, पहले तो ये एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, व्यापगत का सिद्धांत या विलय की नीति भी इसको बोलते हो आप लोग। इसमें अगर कोई एक राजा है, अगर उस राजा का खुद का अपना एक बेटा नहीं है, सन, ठीक है, उसका बेटा नहीं है, ठीक है, तो उसका बेटा अगर नहीं है, या उसकी बेटी है लेकिन बेटा नहीं है, या गोद लिया हुआ बेटा है, वो भी नहीं चलेगा। खुद का अपना पर्सनल प्राइवेट बेटा होना चाहिए उसका, वो नहीं है तो उसका राज्य जो है वो अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेंगे। तो व्यापगत के सिद्धांत के तहत अंग्रेजों ने अलग अलग राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो कौन कौन से राज्यों को कब कब मिलाया उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। 1848 में ये नीति लेकर आई गई थी, किसके द्वारा? डल हाउसी के द्वारा, डल हाउसी ने ये लेकर आया था। तो सातारा को सबसे पहले, मेरे साथ में सभी लोग लिखेंगे कि सबसे पहला राज्य जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत या हड़प की नीति जिसके तहत पहला राज्य जो हथियाया गया था वो कौन सा था? सातारा था। सातारा वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसको हथियाया गया था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सातारा होगा 1848 के अंदर में। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो संभलपुर है, ठीक है, 1850 के अंदर में उदयपुर है आप लोगों का। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ये उदयपुर जो है आप लोगों का फ्रेंड्स आज का जो छत्तीसगढ़ है ना, वहां पर में एक छोटी सी रियासत थी उदयपुर। ये नागपुर है, ओरिजिनल वाला नागपुर जो महाराष्ट्र में 1953 भोसले, राजा भोसले की रियासत थी यहाँ पर में,
ठीक है, झांसी 1854 में। यार इतने सारे राजा तुम्हारे, मतलब यार तुमको पता है कि इतना कुछ है, 1848 से समय था, अरेंजमेंट कुछ करके रखना चाहिए था ना, मतलब यार समझ गया ना आप लोग, कुछ कर सकते थे अरेंजमेंट्स टाइप का। 1848 से 1854 तक का, 53 तक समय था इधर में। कोई ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स सातारा को जो है 1848 के अंदर में हड़पा गया था। तो एक ही जोड़ी जो है 1 के साथ में लगनी है आपकी, यहाँ दिया हुआ है, तो बी और सी जो है आप लोगों का ऑप्शन नहीं हो सकता। संभलपुर जो है फ्रेंड्स सेकंड नंबर का था 1850 के अंदर में, 2 की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, या बी की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, तो यहाँ पर में आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है आप लोगों का। ओके, नागपुर को 1853 के अंदर में हड़पा गया था और उदयपुर को 1852 के अंदर में। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते थे इस चीज़ को, तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का पॉइंट है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फ्रेंड, जितने भी लोगों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को कंटिन्यूअस मिलते रहे। ओके नाउ फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, मैं लास्ट में आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन वाला सरप्राइज भी दूंगा, क्योंकि आप पढ़ बहुत अच्छे से रहे हो। इस क्वेश्चन को याद करो आप लोग, चलो जल्दी बताओ। तंती, जुल्हा, काइकोलर, ये वीवर कम्युनिटी है। तंती, जुल्हा और काइकोलर, बताओ तंत्र मंत्र किसका था? तंती, मैंने आपको बताया था ना, तंती बंगाली बाबा का चूरन, ठीक है, बंगाल का तंत्र मंत्र, बंगला का तंत्र मंत्र। क्या बात है, आप लोगों को ट्रिक याद है? ठीक है, तो तंती बंगाल, तो ए से सी से एलिमिनेट कर सकते हैं क्या हम, 1 का सी से? तो देखिए यहाँ पर में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आप लोगों के, ए और सी एलिमिनेट हो गया। चलिए जुल्हा आपको पता है, ठीक है, कबीर जो है यहाँ पर में जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ठीक है, संत कबीर जिनके दोहे बहुत ज्यादा फेमस है, जुल्हा जाति से बिलोंग करते थे वो, ठीक है, बनारस की जुल्हा जाति से। तो उत्तर भारत में पड़ता है आप लोगों का जुल्हा। तो 2 की जोड़ी ए के साथ में लगनी है, तो 2 की जोड़ी ए के साथ में आप लोगों की सी और ए यहाँ पर में लगा हुआ है आपका, ठीक है, और 3 की जोड़ी बी के साथ में दक्षिण भारत में काइकोलर, ठीक है, आपका साले, ये सारे की सारी जो जातियां थी आपकी दक्षिण भारत में थी। तो बी की जोड़ी आंसर जो है यहाँ पर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 26वें नंबर का, 25 में से 25 कितने लोगों के आए थे ये भी बता दो यार। 25 में से 25, 25 में से 24, 25 में से 23, कितने लोगों के थे वो भी बताते जाएंगे आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से। तो आंसर जो है आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तंती, मेरे साथ साथ में सभी लोग अपने अपने मन में बोलेंगे, चाहे आपके घर वाले जो है आप लोगों को पागल समझे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तंती जो है फ्रेंड्स ये बंगाल के थे, जुलाहा जो है ये मोमिन भी कहा जाता है इनको, नॉर्थ इंडिया के थे। साले, काइकोलर या देवांग, बोलो साले मतलब घर पे मत बोलना, नहीं तो पता चले पापा के सामने बैठे हुए हो और जूते से पिटाई होंगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। हाँ, मतलब ये शब्द थोड़ा धीरे बोल देना। काइकोलर और देवांग, ठीक है, आप लोगों का ये कहा के थे कि दक्षिण भारत के थे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। तो साले, काइकोलर और देवांग ये दक्षिण भारत के जो है जुल्हा, ये दक्षिण भारत के जो है वीवर कम्युनिटीज थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके चलिए नाउ फ्रेंड्स, इल्बर्ट बिल के बारे में कौन सी वाली बात सही है ये भी बता दीजिए। इवन आज मेरी तबीयत खराब थी और उसमें आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पर मैं कि आई विल पे बैक टू यू फॉर दिस, ठीक है, आई विल रिटर्न दिस एज अ गिफ्ट टू यू। जो आप लोगों ने आज सपोर्ट दिखाया है इवन व्हेन आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इल्बर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन सही नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो बिल था आप लोगों का, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। ये बिल्कुल प्रावधान किया गया था, ये सही है आपका, ठीक है। द बिल प्रोवाइडेड फॉर नो ट्रायल ऑफ ब्रिटिश अ यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन जज, ये गलत है। देखो ये दोनों ऊपर उल्टे सीधे दिए गए ना, ये बोल रहा है कि नो ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन जज, ये उल्टा दिया हुआ है, दोनों उल्टे सीधे दिए, दोनों एक साथ कैसे सही हो सकते हैं? तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, और आपसे गलत वाला ही तो पूछा है। एक्चुअल में हुआ क्या था मैं आप लोगों को बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। और ये क्वेश्चन DSSB में आया था फ्रेंड्स, एक और इजी क्वेश्चन था। DSSB में क्या पूछा था वो बता देता हूँ। तो अगर इल्बर्ट बिल DSSB टीम प्लीज अगर उस क्वेश्चन को हम लोग लगा पाए यहाँ पर, मैं बच्चों को दिखा सके इल्बर्ट बिल जो है आप लोगों का 1883 में किस चीज से रिलेटेड था, ठीक है, या फिर कौन से वाले वायसराय के समय में पास हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आया था। इल्बर्ट बिल वॉज पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय, ऐसा क्वेश्चन आपका DSSB में आ चुका है ऑलरेडी। अगर मिल जाता है स्पीड में तो वो लगा देंगे हम लोग यहाँ पर में। देखिए इल्बर्ट बिल आया था आप लोगों का 1883 में,
ठीक है, इल्बर्ट बिल। उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने कहा था कि उनका दिल भारत के लिए धड़कता है अपने देश से ज़्यादा। इसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन जजेस, ठीक है, इंडियन और यूरोपियन जजेस जो है, यूरोपियन जो जजेस हैं उनके बीच में जो है समानता होनी चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए, इक्वेलिटी। यूरोपियन और इंडियन जजेस एक मतलब इंडियन जजेस यूरोपियन व्यक्तियों के ऊपर में भी मुकदमा चलाने के काबिल हो। जजेस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जज अलग अलग नहीं होते, जज तो जज होता है, जजेस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन और यूरोपियन जजेस में भेदभाव ना हो उसके लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था। तो फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल लाया ही गया था आपका भेदभाव को कम करने के लिए, और आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो भेदभाव को बढ़ा रहा है। तो भेदभाव को बढ़ा रहा है, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स ये गलत है आप लोगों का, तो गलत वाला पूछा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। द बिल शॉर्ट इक्वेलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। सही बात है, ये तो सही है। यूरोपियंस वर्किंग इन ब्रिटिश wanted the government to introduce the bill, ठीक है। यूरोपियन वर्किंग इन ब्रिटिश इंडिया wanted the government to introduce the bill। भारत में काम कर रहे अंग्रेजों ने सरकार से इस बिल को लाने की मांग की थी, लेकिन फ्रेंड्स बाद में बहुत सारे लोगों ने जो है इसको बाद में बहुत सारे और जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया था, जिसके कारण इसको वापस लेना पड़ा था, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो इल्बर्ट बिल वॉज लेजिस्लेटिव एक्ट इंट्रोड्यूस इन 1883 ड्यूरिंग द वायसराय ऑफ लॉर्ड रिपन। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। लेकिन लॉर्ड रिपन के बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी इस बिल को वापस लेना पड़ा था। इस क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लगाया जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रिटिश सेना में प्रवेश से लाभ हुआ और उसके पास अपने लिए एक रेजिमेंट भी थी? कौन सा समुदाय था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हमारे भारत के व्यक्ति थे जो इस समुदाय से बिलोंग करते थे, उनका भी नाम बता देंगे आप सभी लोग। जहांगीर आलम जी बहुत जल्दी मिलेंगे, उसके ऊपर में बहुत तेजी से जो है वो वर्क चल रहा है आपका पूरा का पूरा पीछे से जी। तो आंसर इज महार। और बताइए कौन थे हमारे भारत के एक बहुत ही बड़े व्यक्ति थे जो इस कास्ट से बिलोंग करते थे? तो महार एकमात्र ऐसी कास्ट थी जिसके खुद के पास में एक रेजिमेंट थी। रेजिमेंट का मतलब खुद की उनकी सेना थी, खुद की रेजिमेंट, ठीक है। अंग्रेजों के अधीन एक रेजिमेंट महार रेजिमेंट के नाम से जानी जाती थी। और भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इस महार जाति से बिलोंग करते थे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के जो पिताजी थे वो खुद ब्रिटिश सेना के अंदर में थे, जो है काम करते थे वो सेना के अंदर में, ठीक है। तो महार रेजिमेंट जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उनकी खुद की एक रेजिमेंट थी महार रेजिमेंट ब्रिटिश सेना के अंदर में, और उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ भी हुआ था वो उस कास्ट के उत्थान के लिए। तो आंसर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इल्बर्ट, देखिए फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। DSSB जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन 7 अप्रैल 2022 शिफ्ट नंबर 1 के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ आप लोगों का, ठीक है, कि इल्बर्ट बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 1883 वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा गया था कि इल्बर्ट बिल आया किस वायसराय के समय में था, वो भी क्वेश्चन आ चुका है, वो भी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। तो आंसर न्यायपालिका, इंडियन जजेस और ब्रिटिश जजेस के बीच में समानता लाने के लिए ये बिल लाया गया था आप लोगों का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो आप पढ़ रहे हो अगर आप लोगों ने ध्यान से किया तो आप कितना आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये एक्चुअल क्वेश्चन है DSSB का। ओके नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बताइए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी आपके दो दिए गए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। 29वें नंबर का क्वेश्चन आपका, और पता नहीं चला यार हम लोग कितने स्पीड में 29वें नंबर पे पहुंच गए आज। देखिए क्लाइमेट रेफर्स टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। अब चलो एक और कुछ तूफानी करते हैं, क्लाइमेट की बात आई है तो तूफान। सही वाला बताओ आप लोग मुझे क्या होगा कि क्लाइमेट रेफर्स टू डे चेंज। गलत है, क्लाइमेट जो है वो डे चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है फिर? जलवायु जो है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है। तो फिर क्या है डे टू डे जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? ये गलत है आपका, चलो मैंने मान लिया, बट सही क्या है फिर? किसी स्थान की जलवायु केवल उसकी ऊंचाई और उच्चावाच से प्रभावित होती है। केवल शब्द बोलकर यहां पर मैं गलत कर दिया, तो और क्या होता है आप लोगों का? केवल की जगह और क्या हो सकता है? दोनों के दोनों गलत है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। लेकिन क्या है ये भी बता देंगे आप लोग, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जलवायु जो है ना आप लोगों का नहीं होता, यहां पर मैं इसको आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग, ठीक है, वेदर कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है, उसको वेदर कहा जाता है, वेदर। वेदर क्लाइमेट तो लंबे समय तक जो औसत वेदर होता है आप लोगों का उसको कहा जाता है, ठीक है, वेदर कहते हैं उसको, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। मौसम कैसा है आज का, वेदर कैसा है, ठीक है। जलवायु लंबे समय तक की अवधि को कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु या वेदर जो होता है, जो जलवायु या क्लाइमेट होता है, केवल उसकी ऊंचाई और उच्चावाच पर निर्भर नहीं करती, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सी से उसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ पर में है,
उसका अल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है, उसका रिलीफ मतलब कि यहाँ पर में उच्चावाच कैसा है, उसका ढलान कैसी है उसकी, उन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, जैसलमेर और बीकानेर ये बहुत ज़्यादा हॉट है, द्रास और कारगिल जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो हमारे भारत के अंदर में अलग अलग इलाकों के अंदर में अलग अलग क्लाइमेट दिया जाता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए, हमारे भारत का सबसे ठंडी ठंडी जगह कौन सी है? कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, बताओ सबसे ज़्यादा ठंडी जगह कौन सी है पूरे भारत के अंदर में? देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से सभी लोग, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है? आप लोग बताते जाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पर में, इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? फिर से मैं कहूंगा मेरी टीम से कि फिर से और प्रयास कीजिए, DSSB का क्वेश्चन मिलेगा आपको जिसमें इल्बर्ट बिल किस वायसराय के समय में पास किया गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी बहाने मेरे बच्चों की पढ़ाई होती जा रही है, क्या बात है, मतलब क्या है यहाँ पर में हम लोग रिवीजन पे रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। तो 1883 के अंदर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया यहाँ पर में। कितने लोग चाहते हैं कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों को यूपी की जो कांस्टेबल की एग्जाम्स आ रही है आप लोगों की, RO की एग्जाम्स आ रही है आपकी, उसके लिए, और बिहार की जो SSC है उसके लिए आप लोगों को जो है हेल्प प्रोवाइड करे? तो वो कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स आप सभी लोग, ताकि टीचिंग परीक्षा उसके ऊपर में बहुत सीरियसली सोच रहा है, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने TRE के हमारे कोर्सेज के साथ में उन्होंने PCS की प्रीलिम्स क्लियर कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते, देखिए भारत में केवल अंग्रेज ही अधिकार रखते थे, ये पंक्तियां किस सरकारी बिल के लिए उद्धृत की गई थी? ठीक है, DSSB TGT सोशल स्टडीज फीमेल सब्जेक्ट कंसर्न 15 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन। भारत में केवल अंग्रेज ही अधिकार रखते थे बोला गया है यहाँ पर में। ठीक है, उनको हटाने की मांग की गई थी कि अंग्रेज ही अधिकार रखते थे। ओनली पीपल हु हैड एनी राइट्स इन इंडिया आर ब्रिटिश। तो ये लाइन से शुरू किया गया था उसको, और वो इल्बर्ट बिल के अंदर में ये कहा गया था कि भाई अंग्रेजों के पास ही केवल सारे के सारे अधिकार है, और इसी वजह से हमें क्या करना है, हमें जो है ये बिल लेकर आना है ताकि हम भारतीय लोग और अंग्रेजों के बीच में समानता स्थापित कर सके। तो ये बात कौन से वाले बिल के तहत की गई थी? तो ये बात की गई थी आप लोगों की फ्रेंड्स, आप लोगों के इल्बर्ट बिल के तहत की गई थी, है ना? बी इज द करेक्ट आंसर। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा इल्बर्ट बिल पेश करने के प्रयास पर श्वेत विपक्ष ने हंगामा मचाया, जिसके कारण सरकार को बिल वापस लेना पड़ा? तो इल्बर्ट बिल पेश करने पर हंगामा मचाया गया। तो इल्बर्ट बिल पेश कब किया गया था? तो इल्बर्ट बिल पेश किया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का 1883 में। अगर आप लोगों को लग रहा है फ्रेंड्स कि रियल एफर्ट्स आप लोगों के लिए लिए जा रहे हैं और लाइव एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली एकदम करंट में ऑप्शन लिए जा रहे हैं, तो हर एक बच्चा जो है सेशन को लाइक जरूर कर देगा और कमेंट में आंसर जरूर करते रहिए। और जहां जहां फैला सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे फैला दीजिए सेशन को, ताकि टीम बिल्कुल मोटिवेट हो, जो पीछे से एकदम डेडिकेटेड टीम है जो आप लोगों के लिए प्रयास कर रही है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे आज के सेशन के। निम्नलिखित में से किसने किताबुल हिंद लिखी जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया है? किताबुल हिंद किसने लिखी जिसने 11वीं शताब्दी का विवरण हम लोगों को दिया है? तो 11वीं शताब्दी का दिया था हमें अल बिरूनी ने। तो किताबुल हिंद नामक पुस्तक, ये आप लोगों का 6th स्टैंडर्ड जो है आप लोगों का हिस्ट्री के अंदर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर में ये दिया गया है। अल बिरूनी ने ये बुक लिखी थी। अल बिरूनी भारत में किसके साथ में आया था, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अल बिरूनी भारत में किसके साथ में आया था, और इस बुक की भाषा आप लोग बताओगे, क्योंकि ये आप लोगों का जो भाषा थी, ठीक है, मैं आपको बता दूं यूपी पीजीटी के अंदर में ये क्वेश्चन आया था, यूपी पीजीटी 2021 की एग्जाम में। ये किताबुल हिंद की भाषा कौन सी थी, ये भी आया था क्वेश्चन आपका, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर में। ठीक है, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी, और आपको बताना है कि अल बिरूनी किसके साथ आया था? सुल्तान महमूद या महमूद गजनवी जिसको कहा जाता है, उसके साथ में ही आया था। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स 31वें नंबर का क्वेश्चन, 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोगों के वो भी बता देंगे आप लोग मुझे। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में, दक्षिण भारत में सैनिक अभियान के समय में जो है सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत के समय में या प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में शुरू हुआ था? पहली बार दक्षिण भारत पर हमला हुआ, पहली बार। और ये तो क्वेश्चन कोर्स में बहुत अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल एकदम लिंक बना के बताया था मैंने आपको, ये कि भाई पहली बार दक्षिण भारत में सैनिक अभियान कौन से राजा के समय में चलाया गया था?
वंदना बोल रहे हैं कि सर आपने मुझे पहचाना, मैं आपके पेड बैच की स्टूडेंट हूँ, मेरे बीपीएससी टीआरई 2 में सिलेक्शन हो गया है और अभी सीटीई में मेरी ट्रेनिंग चल रही है, आपकी ब्लेसिंग की वजह से हुआ है, थैंक यू वेरी मच। जी वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट के लिए। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही, ठीक है, भी जैसे हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टीचिंग परीक्षा की वजह से, मैं चाहता हूँ लाखों बच्चों का सिलेक्शन हो टीचिंग परीक्षा। मैं, हमारी पूरी टीम जो है वो प्राउड फील कर सके कि हमने देश के भविष्य में कुछ ना कुछ योगदान दिया है। और सच में एक फीलिंग आती है कि जब हमने इतने सारे बच्चों को पढ़ाकर उन लोगों का भविष्य सुधारा है, और उनके घर वालों को ही नहीं बल्कि पूरे देश में आगे जाकर 20 साल बाद, 25 साल बाद जब तक ये जॉब करेंगे फ्रेंड्स, एक ना कहीं एक अंश हमारा भी होगा, और भगवान शायद उसका एक पुण्य हमें भी देगा कि यार हमने कुछ किया है जिंदगी में। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पर में अलाउद्दीन खिलजी। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ मैं कि दिल्ली सल्तनत अपने जैनित पर, अपने पीक पर कब पहुंच गई थी? अपने पीक पर, जैनित पर या चरम पर। इसका मतलब होता है कि दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सबसे बड़ी कब हो गई थी? तो दिल्ली सल्तनत की सबसे जो आप लोगों की बड़ी सीमाएं हो गई थी फ्रेंड्स, वो हो गई थी आपकी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ये याद रखना है आप लोगों ने, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे बड़ी सीमाएं हो चुकी थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था कि भारत का कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक है, तो वो है द्रास। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, द्रास। कितने लोगों ने द्रास लिख दिया था? हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से, जिन्होंने द्रास लिख दिया था ऑप्शन के कमेंट के अंदर में, ठीक है, मेरे बताने के पहले ही। द्रास इज द करेक्ट आंसर। ओके, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेडिशन था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी का, पहली बार साउथ इंडिया के अंदर में जो है आक्रमण हुआ था। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ ऑर्बिटल सरफेस, ठीक है। हमारा पृथ्वी की जो धुरी है वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कौन सा वाला कथन गलत है ये बताना है आप सभी लोगों ने, और यहां पर मैं ध्यान से आंसर करेंगे सभी के सभी लोग, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाएगा यहां पर। मैं नजर हटी दुर्घटना घटी, आपसे बोला गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक काल्पनिक रेखा बनाती है, ठीक है, और कितना डिग्री झुकी हुई है? वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो देखिए पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी के ऊपर में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब अपने पृथ्वी अपने ऑर्बिटल प्लेन पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। धुरी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन बनाती कितना कोण है ऑर्बिटल प्लेन के साथ में? 66.5 डिग्री का। पहले ये 90 डिग्री बनाती थी, 90 डिग्री का, लेकिन अब कितना बनाती है? पहले 90 डिग्री का बनाती थी, अब 66.5 का ही बनाती है, क्योंकि थोड़ी सी पृथ्वी जो है अब झुक गई है, 23.5 डिग्री झुक गई है। तो दोनों पॉइंट सही है, ध्यान से देखो आप लोग। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ में, ऑर्बिटल प्लेन का मतलब ये होता है, उसका ऑर्बिटल प्लेन मतलब ये जिस ऑर्बिट पर वो सूरज का चक्कर लगा रही है, ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, उसके साथ में वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऑर्बिटल प्लेन जब जब आएगा तब तब होगा 66.5 डिग्री, और ऑर्बिटल प्लेन जहां नहा हो, केवल और केवल एक्सिस हो, तो 23.5 डिग्री। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर में दोनों के दोनों सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर काल्पनिक रेखा पर जो है झुकी हुई है और कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, सही है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी सही है। बट भाई लोग, आपसे तो क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा गया था ना, क्वेश्चन में पूछा तो इनकरेक्ट गया था। तो केवल और केवल 30% लोग हैं जिन्होंने डी आंसर लगाया है, नाइदर 1 एंड नॉट 2। कितने लोगों की गलती हो गई थी यहाँ पर में इनकरेक्ट की वजह से, बता दीजिए यहाँ पर में, और कितने लोगों का सही हुआ तो वो भी हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण वह अफगान प्रतियोगियों के खिलाफ कमजोर हो गया। घर का भेदी लंका ढाए, तो मिर्जा कामरान उसका सौतेला भाई था, ठीक है, और वो अपने भाई मिर्जा कामरान की हरकतों के कारण कमजोर हो गया था, क्योंकि उसका भाई मिर्जा कामरान हमेशा जो है उसके खिलाफ बगावत कर देता था। तो किसका सौतेला भाई था मिर्जा कामरान? हुमायूं का, जिसके वजह से हुमायूं अफगान शासकों के खिलाफ कमजोर हो गया, स्पेशली शेरशाह सूरी के खिलाफ। शेरशाह सूरी अफगान था, और शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं कमजोर पड़ गया, क्योंकि मिर्जा कामरान ने नाक में दम कर रखी थी इधर घर में। तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, तो हुमायूं जो है उसने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार, जो उनकी पिता की इच्छा थी कि भाई साम्राज्य का बंटवारा हो जाना चाहिए, तो उसके अनुसार अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया।
सबको दिया, लेकिन फिर भी मिर्जा कामरान चाहता था कि बादशाह मैं बनूं, जबकि साम्राज्य का बंटवारा हो चुका था। बट बादशाह तो कोई एक रहेगा ना, साम्राज्य अलग अलग बांट दिया, अलग अलग गवर्नर बना दिए, लेकिन बादशाह तो कोई एक ही रहेगा। तो हुमायूं बड़ा था तो हुमायूं बन गया शासक, लेकिन मिर्जा कामरान चाहता था कि बादशाह भी वही बने। ठीक है, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थी मिर्जा कामरान की, जिस वजह से जो है हुमायूं को काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों का सामना करना पड़ा बाद में जाकर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित 3 पहले विश्वविद्यालयों में से एक नहीं है? तो भारत के अंदर में पहले जो 3 विश्वविद्यालय अंग्रेजों ने स्थापित किए थे, ठीक है, चलिए शेरशाह सूरी के इलाके से ही है आप, शकुंतला देवी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है जी। सर न्यू ईयर ऑफर का क्या? न्यू ईयर ऑफर का सिंपल सी बात है, आप लोग देखिए यहाँ पर में जो आप लोगों का न्यू ईयर ऑफर चल रहा है ना, उसमें न्यू ईयर 24, ठीक है, आई थिंक न्यू ईयर 2024 जो है उस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग कर सकते हो। और जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी कभी ना कभी कोई ना कोई परचेस किया हुआ है, उनके लिए फ्रेंड्स आज 31 एंड 1 को, ठीक है, 31 एंड 1 को आप लोगों के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। ठीक है, जो आप लोग जब जाओगे वहाँ पर में कोई भी कोर्स को परचेस करने के लिए, वहाँ पर में आप लोगों को एक सरप्राइज जो है डिस्काउंट मिलेगा, जो कि केवल आज और कल के लिए रहेगा आप लोगों के लिए, जो भी ओल्ड स्टूडेंट है जिसने कोई भी कोर्स खरीदा हो पुराना वाला कभी भी, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हो 761101 या 96974444 के अंदर में। ठीक है, तो पहले 3 विश्वविद्यालयों में से एक नहीं है, तो कलकत्ता है, बॉम्बे है, मद्रास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में बनी थी आपकी। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज बनी थी पहले। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी 1857 के अंदर में? जल्दी से टाइप करो तीनों के तीनों नाम, हर कोई बच्चा तीनों के तीनों नाम टाइप करेगा जल्दी जल्दी से। कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी? अंजलि चौबे जी व्हाट्सएप कर दोगे? देखो अगर कॉल नहीं लग रहा है ना तो ये नंबर, दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है, दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हुगली नदी के तट पर पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की गई थी? बंगाल में हुगली नदी के तट पर पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आपको बताना है कौन सी कब स्थापित की गई थी। ठीक है, 1651 में, 1651 के अंदर में बंगाल में। हुगली नदी कहाँ है? बंगाल में, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, बंगाल में है। और उसके तट पर पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री बंगाल में स्थापित की गई थी 1651 के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर मतलब बंगाल में 1651 में स्थापित की गई थी। यहाँ कंपनी के व्यापारी अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारियों को क्या कहा जाता था? व्यापारियों को फैक्टर्स कहा जाता था। फैक्ट्री में काम करने वाले व्यापारियों को फैक्टर कहते थे। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इस फैक्ट्री में वेयर हाउस होता था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, और यहीं पर उनके दफ्तर भी होते थे। मतलब फैक्ट्री के अंदर में 2 चीज़ें होती थी, एक होता था आप लोगों का वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस जहाँ पर में सामान रखा जाता था, और एक होता था उनका ऑफिस जहाँ से वो लोग बैठकर काम करते थे। भाई वेयर हाउस में ही ऑफिस बनाएंगे तो चूहे उबे नहीं घूमेंगे क्या यार इतने सारे। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सौदागर ने जो आसपास जो है बस्ती बसा ली थी, आसपास में फैक्ट्री के आसपास में जो है उन्होंने बस्तियां बसा ली थी। नाउ फ्रेंड्स, टॉरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि कौन सा वाला करेक्टली प्लेस्ड है सीक्वेंस में। सीटेट के पेपर में आया हुआ है, तो एग्जामिनर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बात है फ्रेंड्स, मतलब मजा आ गई। 1810 प्लस लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं आप लोगों के। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे 1500 मांगा था, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स उससे ज़्यादा कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो टॉरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन नॉर्थ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। तो देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर में, तो ये वाला जो एरिया है आप लोगों का, इसको टॉरिड जोन बोला जाता है। ये जो ग्रीन कलर में मैं शेड कर रहा हूँ इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद में आता है आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर में अगर मैं बात करूं नॉर्थ में और साउथ में, ये जो पिंक कलर से मैं कर रहा हूं, इसको आप लोग बोलते हो टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन एक तो होता है नॉर्थ में और एक होता है साउथ में। तो साउथ की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर में, तो चलो यहाँ पर में ट्रॉपिकल जोन, फिर टेम्परेट जोन, और फिर आपका पोलर जोन आना चाहिए, फ्रिजिड जोन जिसको बोलते हो आप लोग। तो पहला वाला सही है, पहला वाला सीक्वेंस सही लगा है आपका। दूसरा वाला टॉरिड जोन, फिर आपका टेम्परेट जोन और फिर फ्रिजिड जोन, ये भी बिल्कुल सही है। साउथ टेम्परेट जोन मतलब ये वाले की बात कर रहा है, साउथ टेम्परेट जोन, फिर टॉरिड जोन और फिर फ्रिजिड जोन। तो ये उल्टा सीधा सीक्वेंस है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया है।
तो आंसर आपका हो जाएगा ए एंड बी, पहले दो ही सही, पहले दो सही है यहाँ पर में, ए एंड बी आप लोगों का सही है। तो ऐसे आप लोगों को लगाना था, सी इज नॉट द करेक्ट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की बेसिकली बात ये है कि टॉरिड, देखो पहला वाले ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये फिर ये फिर ये, सीक्वेंस सही है। फिर दूसरे वाले में बोला ये, फिर नॉट टेम्परेट जोन और फिर ये, सीक्वेंस सही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है वो ऐसा दिया है, ये वाला फिर ऊपर गया और फिर ऐसा नीचे आया, तो इसी वजह से वो तीसरा वाला गलत है, सीक्वेंस सही नहीं है आपका। सातवाहनों के संबंध में कौन सा वाला कथन सही है बताना है। सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस 4 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। सातवाहनों के संबंध में कौन सा वाला कथन सही है, जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। थैंक यू रूबिया जी। मेहता आप एक बार जो है ना कॉल कर लोगे तो वो टीम आपको बता देंगी कि जैसे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है रिजवाना शेख जी, एक बार आप अपने तरफ से चेक कर लोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जी। तो देखिए फ्रेंड्स, सातवाहन वर नॉट पावरफुल इन साउथ इंडिया। सातवाहना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ, करेक्ट है बोल रहा ना। तो सातवाहन जो है आप लोगों के, करेक्ट यही है आप लोगों का कि सातवाहना रूलर जो है वो आपके लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ के नाम से इनको जाना जाता था, दक्षिणापथ के शासक के रूप में, दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में। दक्षिणापथ के स्वामी मतलब होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर में उनका शासन था, तो दक्षिणापथ के स्वामी दक्षिण की तरफ में जाने वाले स्वामी के शासक थे वो लोग। सातवाहना रूलर सेंट देयर आर्मी टू नॉर्दर्न कोस्ट, उत्तर में तो कोई समुद्र है ही नहीं, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया आपका। शिव स्कंद सतकर्णी वॉज द मोस्ट पावरफुल, नहीं। इसके जगह कौन था, कोई मेरे को आंसर बता सकता है क्या? जिसने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया उसको 1-1 रुपए वाली इक्लेयर्स। बताओ जिसने इसका आंसर बता दिया। जुबिया अहमद जी आप बताइए, यहाँ पर मैं आप कॉल कर लेना, उसमें वो हो जाएगी बात उसमें। फिरदौस आलम जी जुड़ चुके हैं, न्यू स्टूडेंट है किशनगंज से, चलो स्वागत है आपका। थैंक यू राधिका जी। देखिए यहाँ पर मैं गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, मतलब बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब इक्लियर्स की सेल बढ़ गई। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक थे, तो ये भी आप लोगों का गलत है। तो आंसर जो है आप लोगों का जो है वो हो जाएगा, दक्षिणापथ के शासक के रूप में इनको जाना जाता था, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये लोग साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल थे, तो इन्होंने बोला कि साउथ में पावरफुल नहीं थे, गलत। साउथ प्लस वेस्ट में पावरफुल थे ये, साउथ प्लस वेस्टर्न इंडिया में, साउथ और वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल थे ये। 1900 प्लस लाइक्स हो चुके, थैंक यू वेरी मच। तो सातवाहन जो है दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था इन लोगों को फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। दक्कन मतलब साउथ और सेंट्रल इंडिया मतलब सेंट्रल और वेस्टर्न वाले एरिया के अंदर में ये लोग ज्यादा पावरफुल थे, ये याद रखेंगे आप लोग। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी सबसे ज्यादा पावरफुल शासक थे इनके। 14वीं सदी का ग्रंथ लीला तिलकम किस मैक्रोनिक भाषा में लिखा गया है? एनसीईआरटी वालों ने, एनसीईआरटी से एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया आप लोगों का, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। रेखता, ब्राह्मी, मणिप्रवलम, मुजाखराफ, ठीक है। तो मणिप्रवलम शैली जो है फ्रेंड्स उसमें बनाया गया था लीला तिलकम। लीला तिलकम जो है फ्रेंड्स ये मलयालम भाषा का ग्रामर है। मलयालम भाषा कौन से आज के कौन से इलाके में बोली जाती है? मलयालम भाषा बता सकते हैं आप लोग? आज के कौन से इलाके में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है आज के केरला में। केरला जो है फ्रेंड्स उस समय में चेरा लोगों का शासन हुआ करता था, चेरा लोगों का शासन वहां पर में हुआ करता था। और मणिप्रवलम जो है इसमें लिखा गया, मणि का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स डायमंड, और प्रवलम मतलब होता है मूंगा, तो डायमंड एंड मूंगा। इसमें फ्रेंड्स ऐसा कहा गया है कि मणि प्रवलम 2 भाषाएं हैं इसमें, जिसके संगम से ये लीला तिलकम ग्रामर की पुस्तक बनी है आप लोगों की, मलयालम और संस्कृत। तो मणि प्रवलम 2 भाषाओं के संगम से बनी है, ये 2 भाषाओं के संगम से लीला तिलकम का ग्रामर, मलयालम भाषा का ग्रामर, एक तो मलयालम खुद और दूसरा संस्कृत का ग्रामर, दोनों से।
ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि लीला तिलकम व्याकरण और काव्य शास्त्र है, मणिप्रवलम शैली में इसको लिखा गया था। मणिप्रवलम का मतलब ही होता है हीरा और मूंगा आप लोगों का, ठीक है, डायमंड एंड कोरल्स। तो दो भाषाओं, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग का संकेत इशारा करता है, और क्षेत्रीय भाषा कौन सी थी? मलयालम थी। नाउ फ्रेंड्स, नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंडस और गंगा वैली, ये क्वेश्चन हर एक बच्चा जो है फ्रेंड्स अच्छे से आंसर करेगा। मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चा इस एक एक क्वेश्चन जो है फिर यहाँ पर मैं आंसर करें यहाँ पर। दानी सर को क्या हो गया? तबीयत खराब है, नासाज है, फिर भी नहीं मान रहे। जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि हमेशा मैक्सिमम टाइम जब भी तबीयत भी खराब रही है, जो भी रहा है फ्रेंड्स, छोटी मोटी चीज़ें रहती है, उस समय में भी आपकी क्लासेस लेती ही है हमेशा, मैक्सिमम टाइम। मेरे लिए बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल ही क्लास हुई होती अगर ब्लड नहीं निकल रहा होता गले से, आज भी निकल रहा है, लेकिन आज मैं आपको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करा सकता जी। तो देखिए, हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जरूर करेगा। तो देखिए, मगध जो है फ्रेंड्स, ये पहला आपका मगध जो है पहला बड़ा किंगडम था आपका, ये आप लोगों ने लगा दिया। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? मगध भारत का पहला बड़ा किंगडम, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो दो की जोड़ी एक के साथ लगनी है आपकी, दो की जोड़ी ए के साथ। तो दो की जोड़ी ए के साथ में एक ही जगह पे लगी है। आंसर एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, खत्म हो गया, खत्म, खल्लास, फिनिश। ठीक है, अच्छा, हमारे भारत के सबसे पुराने शहर, फर्स्ट सिटीज, सबसे पहले शहर कहाँ बसे थे भारत के? भारत के सबसे पहले शहर कहाँ बसे थे? कौन सी नदी के किनारे पे बसे थे? ठीक है, हमारे भारत के सबसे पुराने शहर बसे थे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास में। तो 4 की जोड़ी ई के साथ में लगनी है, 4 की जोड़ी ई के साथ में। तो इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे आप, 4 की जोड़ी डी के साथ में नहीं, 4 की जोड़ी डी के साथ में नहीं। वैसे हम आंसर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता था। आज से 2500 साल पहले शहरों का निर्माण कहाँ हुआ था? 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले 500 बीसी में शहरों का निर्माण हुआ था गंगा और उसकी सहायक नदियों के पास में। तो आपकी 5 की जोड़ी सी के साथ लगनी है, और 5 की जोड़ी सी के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी है, इससे भी एलिमिनेट हो जाता था आप लोगों का। ठीक है, नाउ अब मैं बात करूंगा आप लोगों से नर्मदा घाटी। हमारे भारत के अंदर में सबसे पुराने मानवों के सबूत कहाँ पर में मिलते हैं? हमारे भारत में सबसे पुराने मानवों के सबूत मिलते हैं फ्रेंड्स नर्मदा घाटी के पास में। और सबसे पुराने वाले जानवर, जो सबसे पुराने वाले मानव थे, हमारे सबसे पुराने वाले पूर्वज, वो क्या करते थे? हंटिंग मतलब शिकार, और गैदरिंग मतलब कि संग्रह करना। ठीक है, संग्रह करना, संग्रह 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 का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका चीज़ों को ढूंढ कर लेकर आना, जंगल से फल फूल पेड़ पौधे जो भी मिल जाए उनको ढूंढ कर लेकर आना, संग्रह करता थे। तो नर्मदा घाटी में जो लोग रहते थे सबसे पहले, वो लोग क्या करते थे? वो लोग जो है फ्रेंड्स संग्रह करता थे, चीज़ों को ढूंढ कर लेकर आते थे। तो ए की जोड़ी बी के साथ लगने वाली है आप लोगों की, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता था आप लोगों का उससे। बाकी गारो पहाड़ियाँ, इसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा, 1650 हो चुके हैं, और इस खुशी में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा अब कि भाई 3 क्वेश्चन के बराबर का डेटा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं, अगर आप लोगों से बोला जाए कि शुरुआती खेती के सबूत कहाँ पर में मिलते हैं, तो किरथर और सुलेमान। ठीक है, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ उनके पास में। तो आपसे अगर बोला जाए कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खेती के सबूत कहाँ मिलते हैं, तो किरथर और सुलेमान। लिखो सभी लोग, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको खेती के सबूत कहाँ मिलते हैं? किरथर और सुलेमान में मिलते हैं आप लोगों को, नॉर्थ वेस्ट में किरथर और सुलेमान। यहाँ पर मैं आपको गेहूँ, ठीक है, गेहूँ और ठीक है बाजरा, इसके सबूत आप लोगों को मिलते हैं। गेहूँ और बाजरा जो है आप लोगों का, उसके सबूत आप लोगों को मिलते हैं, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ गेहूँ और बाजरा किरथर और सुलेमान में। मध्य भारत के अंदर में खेती के सबूत कहाँ मिलते हैं आप लोगों को? तो विंध्या जो है आप लोगों का वहां पर में मिलेंगे आप लोगों को, विंध्या पहाड़ी रेंज जो है आप लोगों की वहां पर में, ये विंध्या जो है आपका वहां पर विंध्या में, विंध्या रेंज, ठीक है, विंध्या पर्वत श्रृंखला में। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अगर मैं बात करूं विंध्या, ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में गारो हिल से आपकी, गारो शुरुआती खेती के सबूत की बात कर रहा हूं मैं। गारो हिल्स मेघालय में है, ये मेघालय में है, आज के मेघालय में गारो हिल्स,
वहां पर में खेती के सबूत मिलते हैं। तो आप लोगों को बोला जाए कि आप एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो जिसमें आप मध्य भारत के अंदर में खेती के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो आप किस बारे में पढ़ाओगे बच्चों को? तो विंध्या पहाड़ियों के बारे में पढ़ाओगे। आप बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में खेती के बारे में पढ़ाना चाहते हो, स्टार्टिंग जो है सबसे पुराने वाले खेती के सबूत, तो आप किसके बारे में पढ़ाओगे? गारो हिल्स के बारे में पढ़ाओगे बच्चों को। अगर आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर में, नॉर्थ वेस्ट में खेती के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो आप किस बारे में प्रिपेयर करोगे? आप सुलेमान और किरथर के मैप्स बच्चों को दिखाओगे, आप बताओगे कि कहाँ कहाँ पर में खेती होती थी आप लोगों की। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, गारो हिल्स दिया है, तो क्या मैं अर्ली एग्रीकल्चर से लगा सकता हूँ इसको? अब समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? जितने लोगों को समझ में आ गया वो हाथ ऊपर कर देंगे, जितने भी है यहाँ पर। मैं 1600 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए आपको समझ में आ गया? गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर, ठीक है। तो शुरुआती खेती के सबूत यहाँ पर में मिलते हैं। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोगों के हाथ ऊपर करके आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग अब अच्छे से कर पा रहे हो इसको। ठीक है, तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, 40वें नंबर का क्वेश्चन आपका, जिक्र, रक्स, समा, मुरीद। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, सूफी सिलसिले से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समा है सुहाना, सुहाना, ठीक है। तो समा एक गाना है, ये है ना, समा है सुहाना, सुहाना। तो समा मतलब होता है आपका गाना, ठीक है, समा गाना, सिंगिंग। तो सी की जोड़ी जो है आपकी लगनी है 2 के साथ, ठीक है। तो सी की जोड़ी लगेंगी 2 के साथ में, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मुरीद का मतलब ही होता है आपका डिसाइपल बना लेना, किसी को अपना अनुयायी बना लेना, ठीक है, कि आपका मैं अनुयायी बन गया हूँ, डिसाइपल बन गया हूँ, मुरीद बन गया हूँ, फॉलोअर बना लेना। तो डी जो है उसकी जोड़ी लगनी है आप लोगों की फ्रेंड्स 4 के साथ में। तो डी की जोड़ी 4 के साथ में आप लोगों की जो है 2 जगह पे लगी हुई है, तो चलो यहाँ पर में ये 3 जगह पे लगी है, तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में जिक्र, जिक्र का मतलब होता है किसी का नाम लेना, कि जब जब तेरा जिक्र आता है तो नाम लेना या नाम जपना। मैं तेरा जिक्र कर रहा था, जिक्र कर रहा था मतलब नाम ले रहा था, चैंट करना, किसी का नाम का जाप करना, ठीक है। तो ए जिक्र की जोड़ी जो है 3 के साथ में लगेंगी आप लोगों की, ए की जोड़ी 3 के साथ में, और ए की जोड़ी 3 के साथ में तो एक ही जगह पे लगी थी बस, इससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, डी इज द करेक्ट आंसर, खत्म हो गया था, ठीक है। ए की जोड़ी 3 के साथ में। और रक्स का मतलब होता है डांस करना, रक्स, ठीक है। कुन फाया कुन, पता नहीं कौन सा गाना था वो, कुन फाया नहीं था, है जोधा अकबर मूवी का एक गाना था आप लोगों का, जोधा अकबर मूवी का एक गाना था आप लोगों का, जिसके अंदर में वो ऐसे डांस करते थे यार, किसी को याद है वो गाना? बता सकते हो आप लोग? ख्वाजा मेरे ख्वाजा वाला गाना था, चलो बढ़िया, ख्वाजा मेरे ख्वाजा जी। तो वो रक्स, वो आप लोगों का रक्स है, वो जो सूफी डांस होता था वो। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको बताना है 41 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाइए। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो मेरा इग्नू से इंग्लिश है और डीएलएड और दोनों सेम सेशन है इग्नू। शम्स अहमद जी, एक बार जो है ना आप कॉल कर लोगे ना, उस पर जो नंबर आपका दिया हुआ है, आपकी हेल्प के लिए भी है वो नंबर, आपने जो ट्रिक बताई है उससे जल्दी से सॉल्व हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया है अस्मिता जी। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? करीब 3500 साल पहले, ईयर्स एगो, ठीक है। वर्ण सिस्टम जो है करीब 3000 साल पहले आया था आप लोगों का। मौर्य एम्पायर जो है वो आपका 2300 साल पहले बना, और बुद्धिज्म जो है वो 2500 साल पहले बना था, ठीक है। तो सबसे पास में हमारा सी है, सबसे उल्टा अगर हम लोग देखेंगे तो सी है, ठीक है, फिर डी है, फिर बी है और ए है, सी डी बी ए, मतलब हमें हमारे पास से दूर तक जाना है, तो सी डी बी ए इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। 66% लोगों ने सही आंसर दिया है, सी डी बी ए।
तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर में, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। जी हाँ, पेडागोजी भी जरूर करेंगे स्मिता सिंह जी, जल्दी ही हम लोग पेडागोजी को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। नाउ फ्रेंड्स, बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा, मुगल दरबार की राजभाषा तुर्की थी, ये बता दीजिए जल्दी से। तो बाबर रूट बाबरनामा इन तुर्किश, तुर्किश वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। तो देखिए तुर्की भाषा में उसने लिखा था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुगल भाषा की तुर्की नहीं थी, क्या थी आप लोग मुझे बताएंगे। चलो, तुर्किश तो नहीं थी, मुगल भाषा की राजभाषा, वो आप लोग बताइए क्या थी, तो कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट, आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, ठीक है, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने ब्लैंक की अध्यक्षता में बौद्धों की एक सभा बुलाई थी। हर्षवर्धन ने बौद्धों की सभा में, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में बौद्धों की एक सभा बुलाई थी और कहाँ बुलाई थी? कन्नौज के अंदर में, कन्नौज में एक अध्यक्ष बुलाई थी, हुएनसांग। तो हुएनसांग किसके समय काल में आया था? हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय काल में। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया था, और ये महायान बौद्ध धर्म से बिलोंग करता था। महायान, बुद्धिज्म के दो प्रकार है ना, हीनायान और महायान, तो महायान बुद्धिज्म से बिलोंग करता था हर्षवर्धन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कन्नौज सभा में हुएनसांग के सम्मान में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित की गई थी, ठीक है। तो कहाँ हुई थी ये सभा? आपका मान लीजिए कि हाई लेवल एग्जाम के अंदर में पूछ लिया जाए आप लोगों से कल जाके, क्योंकि मैंने अब आप लोगों से कहा है और मेरा अब जिंदगी का एक लक्ष्य है कि ये यहाँ पर में जो लोग देख रहे हैं ना, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े रहेंगे, जो लोग पूरा का पूरा जुड़े रहेंगे लास्ट तक यहाँ पर में, उन लोगों को जो है फ्रेंड्स मैंने जो है अब अधिकारी लेवल तक का प्रिपेयर करवा देना है। उनके परिवार वालों को ये यहाँ पर में देना है खुशी कि मेरे बच्चे ने जब पढ़ाई की थी, जब मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे यहाँ पर में जो है बबीता कुमारी जी ने जब मुझे बताया कि उनका जो है पीसीएस का जो प्रीलिम्स था, बिहार पीसीएस का, वो भी क्लियर हो गया था टीआरई 1.0 की हमारी बैच से। उन्होंने बस उतना ही पढ़ के गया था जितना बताया था, और उनका पीआरई जो है उनका पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि अब जो है बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, और उन्होंने बताया कि उनको कुछ नहीं पता था, उन्होंने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि किसकी जोड़ी किसके साथ में लगेंगी, ये बताना है आप लोगों ने। जी हाँ, फो क्यू की जो है वो आपके लिखी थी आपके दादाजी, ठीक है, फाहियान ने फो क्यू की, लेकिन जो तुम्हारे चचा थे हुएनसांग, उन्होंने लिखी थी सी यू की। चलो वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। नीतू जैन जो है उन्होंने एक गलती की है, तो गलती से भी हम लोग जो है फ्रेंड्स रिवीजन के बहाने ढूंढेंगे यहाँ पर में। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे क्या होता है ना, आप लोग जब शादी में जाते हो और बहाने ढूंढ ढूंढ कर जो है वो जाते हो, आप लोग लड़की, आप 17 साल के हो और 16 साल का आपका कोई क्रश है, तो आप बहाने ढूंढ कर जाते हो, पानी देने के बहाने से, पान देने के बहाने से, कोई समाचार पहुंचाने के बहाने से आप जाते हो ना वो लेडीज़ वाले कॉर्नर में, ठीक है, क्योंकि आपकी वो बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है। वैसे ही फ्रेंड्स तीव्र इच्छा होनी चाहिए पढ़ाई की, तो हम बहाने ढूंढेंगे यहाँ पर में रिवीजन के। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके फो क्यू की नाम की पुस्तक है, फो क्यू की, ठीक है, ये लिखी थी तुम्हारे चचा फाहियान ने, फाहियान ने, ठीक है। सी यू की जो है वो लिखी थी उन्होंने, जिसका आप बात कर रहे हो यहाँ पर में मैम, ठीक है नीतू जी, सी यू की जो है वो लिखी थी आपके हुएनसांग या शुएनसांग जिसको आप लोग बोलते हो, शुएनसांग, इन्होंने लिखी थी सी यू की। जी हाँ, तो फोन क्यों की, फो क्यों की, दादाजी चिल्ला रहे, क्यों फोन की तूने, वो बोल रहे कि मिर्ची लेकर आ जाना करके, ठीक है। तो फाहियान जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये आए थे आपके चंद्रगुप्त 2 के समय में, और हुएनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय में। अब इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर करूँ आप लोगों से, वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना। जब मौसम की मार पड़ती है तो चट्टानें जब टूटती है, इस तरीके से चट्टानें जब टूटती है मौसम के कारण, ठीक है, मौसम में परिवर्तन के कारण, टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण, प्लांट्स एनिमल्स एक्टिविटीज़ के कारण, उसको आप वेदरिंग कहते हो। तो वेदरिंग मतलब चट्टानों का टूटना, ठीक है। तो एक ही जोड़ी 2 के साथ लगनी है और एक ही जोड़ी 2 के साथ में। देखो यहाँ पर मैं ऑप्शन ऊपर नीचे है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, ये ए है, ये सी है, ये बी है और डी है, तो ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। तो ये 2 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते आपके, बी और डी में से आंसर होगा। इरोजन का मतलब होता है जब हवा के माध्यम से,
पानी के माध्यम से या बर्फ के माध्यम से एक जगह से कणों को दूसरे जगह पे लेकर जाया जाता है बहा के। तो वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, जब भूदृश्य पर होने वाला क्षय एक जगह से दूसरे जगह पर उठाकर उड़ाकर लेकर जाया जाता है चीज़ों को, उसको इरोजन कहते हो आप लोग। तो बी की जोड़ी 1 के साथ में लगेंगी, दोनों जगह पे लगी हुई है। अब बारी आती है मिएंडर्स की, जब नदी बैंक बनाकर, ठीक है, नदी जो है वो मोड़ बनाकर बहती है, ठीक है, उसको आप कहते हो मिएंडर, विसर्प। तो सी की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ में, ओके। और लीवीज का मतलब होता है उठा हुआ तटबंध, ठीक है, तटबंध मतलब नदी जब बह रही होती है तो इसका जो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है ना साइड साइड से, ताकि पानी इधर उधर ना बह जाए, उसको आप लीवीज कहते हो, तटबंध कहते हो आप लोग। तो ये भी आप लोग याद रख सकते थे। मिएंडर जो है आपके भू आकृतियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अभी आपको बताया मैंने कि मिएंडर जो है उसका मतलब होता है नदियों का मोड़ बनाकर बहना। विसर्प भी इसको कहते हैं, विसर्प इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, विसर्प। तो भू आकृति है ये बनती है नदियों के कारण, ठीक है, नदियों के कारण बनती है। तो आंसर सी हो जाएगा। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए थे? आप लोग बताइए जल्दी से। मैं चाहूंगा फ्रेंड्स कि इसका आंसर आप लोग करें, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हर किसी बच्चे का कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको रिवीजन के लिए डाला हुआ था और मैं चाहूंगा हर बच्चा इसका आंसर करे, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर जो है हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ताकि इन क्वेश्चंस के आंसर हर एक बच्चा जो है वो कमेंट के अंदर में करके बताए कि इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए, कि अल बिरूनी की किताबुल हिंद कौन सी भाषा में लिखी गई थी? यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में मेरे बताने के पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड दिखा दूंगा, लेकिन आप लोगों का आंसर मेरे बताने के पहले हर कोई बच्चा आंसर में कर देगा यहाँ पर, हर एक बच्चा, ठीक है। इसका पोल ना दिया जाए टीम प्लीज, ताकि हम लोग देख सके कि कितने बच्चे, कौन कौन सा बच्चा जो है वो आंसर कर रहा है यहाँ पर में, ठीक है। बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का देख सकते हो एक्सप्लेनेशन मैंने दिखा दिया, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग देखिए कि आपने कितने अच्छे से आंसर किया इसका, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स हड़प्पन साइट्स जो है वहां से आपको कौन सी वाली धातुएं मिलती है? एक चीज आपकी और आपका आंसर आ गया वहां पर में, इतना आसानी से आप लोग इसका आंसर कर सकते थे। नाउ चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर कर दिया है यहाँ पर में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन आप लोगों का जो अब मैं आने वाले सेशंस के अंदर में करवाने वाला हूँ आप लोगों को, ये पिछले सेशन का क्वेश्चन नहीं था, ये 15 नहीं थे। अब आने वाले इस सेशन में आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपका 8th की ज्योग्राफी से लिया गया है। कितने लोग चाहते हैं कि 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी के इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूं? 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी के, वो हाथ ऊपर करके बता देंगे सभी लोग। अगर इस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो मैं पक्का आपको पूरी की पूरी जो है ज्योग्राफी करवा दूंगा। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राजील दुनिया में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या ये बात सही है आप लोगों की? और मैं आप लोगों को इसको प्रूफ के साथ में बताऊंगा। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है हाई आयरन ओर का आपका, ये बताएंगे आप लोग की क्या ब्राजील है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स साउथ अमेरिका इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर मिनरल। दक्षिण अमेरिका जो है सबसे ज्यादा कॉपर मिनरल का जो है उत्पादक है, दक्षिण अमेरिका, कॉपर मिनरल का। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का दूसरा जो दिया हुआ है वो आप लोगों को दिया है, तीसरा दिया है ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। डायमंड का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। एनसीईआरटी के अनुसार आंसर करना है हम लोगों ने, एनसीईआरटी के अंदर में जो दिया है उसके अनुसार, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर में देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोगों का। क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है, करेक्ट वाला कौन सा है आप लोगों का ये बताना है आप लोगों ने, करेक्ट वाला, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, फिर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन फिर से दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन साउथ अमेरिका, ये एनसीईआरटी के अंदर में एक टॉपिक है, उसमें दिया गया है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो है, सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन कहाँ पर में मिलता है? सबसे ज्यादा मात्रा में ब्राजील में मिलता है। ब्राजील में उच्च कोटि का लौह अयस्क मिलता है सबसे ज्यादा। ये पॉइंट याद रखेंगे आप सभी लोग, लिख दीजिए कमेंट में ताकि आपको याद हो जाए यहाँ पर में,
ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, DSSS का भी पढ़ाऊंगा मैं आपको स्मिता सिंह जी, और ये क्वेश्चन खुद DSSS में काम आ सकते हैं आपके। चिली एंड पेरू जो है ये कॉपर के सबसे बड़े उत्पादक है, चिली एंड पेरू, ठीक है, चिली एंड पेरू, और ये भी साउथ अमेरिका में ही आते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आप लोगों के, और ये साउथ अमेरिका में आते हैं। ब्राजील और बोलीविया जो है आपका ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के, तो मतलब साउथ अमेरिका में ही टिन का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो साउथ अमेरिका में आयरन और ग्रेड का, चिली एंड पेरू के अंदर में कॉपर का, और ब्राजील एंड बोलीविया जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर है। टिन, टिन जो होता है आपका, जिसको रांगा भी आप लोग बोलते हो, ठीक है, उसके सबसे बड़े उत्पादक है ये। अफ्रीका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो सबसे बड़े जो है आप लोगों के उत्पादक कौन से हैं, ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आप लोगों का जो अफ्रीका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अफ्रीका है, ये याद रखना है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे जो है ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करते, लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड आर प्रोड्यूस इन जो है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, मतलब अफ्रीका के अंदर में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस होता है। ऑयल जो है वो नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में आया था, बीपीएससी टीआरई में, जल्दी बताओ ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था टीआरई 2.0 में, टीआरई 2.0 के अंदर में आप लोगों का ये क्वेश्चन कि भाई सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है आप लोगों का बॉक्साइट का पूरे दुनिया में, तो ये है आप लोगों का फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है आप लोगों का, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है बॉक्साइट का उड़ीसा, ठीक है। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड फाउंड इन, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर में सबसे ज्यादा जो है आपके गोल्ड के उत्पादन जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मिलते हैं आपको। ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में सबसे पुराने वाले आप लोगों के रॉक्स या सबसे पुराना जो है आपका चट्टाने कहाँ मिलेंगी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मिलती है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ग्रीन डायमंड जो है आप लोगों का, ग्रीन डायमंड जो है वो सबसे रेयरेस्ट डायमंड है, सबसे रेयर डायमंड है ग्रीन डायमंड, जो पूरे दुनिया में सबसे कम मिलता है वो है ग्रीन डायमंड। अब इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, तो बिल्कुल सही बात है, आपका पहला वाला सही है बिल्कुल, है ना, करेक्ट आपसे पूछा है तो ये और ये तो आंसर हो नहीं सकता आप लोगों का, करेक्ट ही पूछा है ना आपसे, करेक्ट वाला कौन सा है। साउथ अफ्रीका इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर मिनरल, अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि कॉपर मिनरल जो है आप लोगों का कॉपर चिली और पेरू में मिलता है, साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में नहीं, साउथ अमेरिका, चिली और पेरू नाम के देश में, ठीक है। ये यहाँ पर में चिली और पेरू आप लोगों के, चिली और पेरू यहाँ पर में मिलता है कॉपर, तो साउथ अफ्रीका बोलकर इसने इसको गलत कर दिया। ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, नहीं, आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है डायमंड का, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका अलग हो जाएगा। तो ओनली वन तो कहीं दिया ही नहीं है आपसे, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इज द आंसर। कितने लोग थे जिन्होंने समझा, देखो ना तो ए में आंसर दिया है, ना तो बी में दिया है, ना तो सी में दिया है, ओनली वन कहीं दिया ही नहीं आपका, ओनली वन, ओनली वन होना चाहिए ना, तो आंसर ओनली वन होना चाहिए, तो ओनली वन तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, नन ऑफ द अबव इज द आंसर, ये करना था आप लोगों ने, क्योंकि ओनली वन तो दिया ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर, वो तो गलत है ना, आपका अफ्रीका होना चाहिए, वो आपसे सही वाला पूछा है, एंड आंसर इज ओनली ऑप्शन नंबर वन, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, तो ओनली वन तो ऑप्शन नंबर ना तो वन में, ए में दिया है, ना बी में दिया है, ना सी में दिया है, ठीक है। तो आंसर जो है आप लोगों का होगा फ्रेंड्स नन ऑफ द अबव। ऐसे भी करना होता है, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको करा दूं जहां पर मैं आपकी दिमाग की एक्सरसाइज हो जाए अच्छे से, ठीक है। जितना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा जो है आप लोगों का फायदा होगा फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा आप लोग और बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ जो है आप लोगों ने करनी है। और अब आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, एसएससी सीजीएल, मैं आप लोगों को अधिकारी तक लेकर जाऊंगा फ्रेंड्स, अधिकारियों की एग्जाम तक, चाहे आप टीचिंग ज्वाइन कर लेना, लेकिन घर वालों को प्राउड फील कराना कि भाई क्या बन सकते थे आप लोग, ठीक है, क्या आप लोगों को बनाया जा सकता था जब आप मेहनत कर लोगे आप तो सीयू की, जिसका मतलब होता है द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, सभी के सभी लोग। देखते कितने लोग यहाँ पर हमें बताते हैं। बोनस क्वेश्चन है आप लोगों का, ये जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि और भी जो क्वेश्चन इस पर पूछे गए, हर्षवर्धन के दरबार में जाकर सीयू की पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है, आपका DMRC
AM और ST जो ऑफिशियल पेपर हुआ था आपका 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो CU की नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? ऑफिशियल पेपर आप लोगों का बता दीजिए यहाँ पर। मैं आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा कमेंट में आंसर करेगा फ्रेंड्स। कमेंट में एक एक बच्चे का आंसर मुझे यहाँ पर मैं ऑफ, जो बच्चा बाद में देख रहा है वो भी आंसर बताएगा कि कितने नंबर आए और आंसर क्या हुआ है इसका, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों का TRE 3 जो 2.0 है आपका BPSC में, वो भी पूछा गया था। इसी वजह से मैं TRE 3.0 की तैयारी अभी से करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो जो भी चाहते हैं बच्चे करना, ठीक है, जो इन लोगों का सीटेट की एग्जाम है और उनको लगता है कि सीटेट क्लियर हो जाएगा और 3.0 में भी करना है उन लोगों ने, तो वो कर सकते हैं फ्रेंड्स तैयारी अभी से, और DSSB की भी। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? सभी के सभी बच्चे, हर एक बच्चा जो है कमेंट में आंसर करेंगे इसका, ठीक है। कौन सा महाद्वीप हीरे, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूपी पुलिस SI का, दरोगा का। कितने लोग चाहते हैं यूपी पुलिस SI की भी आप लोगों को तैयारी करवा दी जाए? मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। आप लोगों के लिए ये भी करने के लिए तैयार है हम, बिल्कुल उसको भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करवा देंगे अच्छे से। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। कमेंट में आंसर करना है हर एक बच्चे ने, ठीक है। उसके बाद में विच कंटिनेंट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड डायमंड? लीजिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया आपका। और FCI AG जो ग्रेड 3 था आप लोगों का, उसमें 1 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या बात है। और बताइए NCERT बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। सीटेट की तैयारी करते करते आप लोग देखिए कितना हाई लेवल के आप लोग पहुंच गए हो। और ऐसे ही तैयारी अगर करनी है तो कंटिन्यूअस सेशन देखते रहिए, ठीक है। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोग ऐसे ही और भी सेशन जो है वो देखना चाहते हो। ओके, तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस जो है आप लोगों को करवाते रहेंगे हम लोग, ताकि प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत अच्छे से हो जाए। ओके, चलिए।